दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, 51वें एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रागैतिहासिक जंगल की शांति भंग हो चुकी थी। रुद्र और उसकी टीम अपने पालतू टी-रेक्स कल्लू के पीठ पर सवार थे और उनके सामने खड़ी थी डॉक्टर एक्स की हाईटेक सेना। दर्जनों रोबोटिक रैप्टर्स झाड़ियों से निकल आए थे। ये छोटे डायनासोर थे, लेकिन इनके शरीर स्टील के थे। पंजों में इलेक्ट्रिक शॉक था और आंखों से लाल लेजर निकल रही थी। एक मशीनी आवाज गूंजी, टारगेट लॉक, रुद्र शर्मा, खतरा स्तर अनंत, आदेश समाप्त करो। चूं 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 लेजर फायर होने की आवाज आई। चारों तरफ से लेजर बीम की बारिश होने लगी। विक्रम ने कल्लू की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। बचाओ, स्टार वॉर्स शुरू हो गया, मेरे पास तो लाइट सेबर भी नहीं है। कल्लू घबरा गया। वो जंगल का राजा था, लेकिन उसने कभी लाल चमकती हुई रोशनी नहीं देखी थी। एक लेजर बीम उसकी पूंछ के पास लगी। छनन, वहां की खाल जल गई। कल्लू दर्द और डर से उछल पड़ा। वो यहाँ वहां भागने लगा। रुद्र, जो कल्लू की पीठ पर बैठकर चिप्स खा रहा था, उसका पैकेट गिर गया। रुद्र की आंखों में अंधेरा छा गया। मेरा चिप्स का पैकेट! रुद्र ने नीचे देखा। रोबोट्स ने उसका स्नैक गिरा दिया था। रुद्र ने आकाश से कहा, आकाश, तुम्हारे पास कोई लोहा है या कोई भारी धातु? आकाश ने अपनी सोने की घड़ी, सोने की चेन और प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड निकाला। मेरे पास सिर्फ सोना है, चलेगा? रुद्र, दौड़ेगा। रुद्र ने रिया को इशारा किया। रिया, कल्लू को बचाओ, बर्फ की दीवार बनाओ, मुझे 2 मिनट चाहिए। रिया ने हवा में छलांग लगाई। हिम सुरक्षा, आइस शील्ड। रिया ने कल्लू के चारों तरफ एक मोटी बर्फ की दीवार खड़ी कर दी। लेजर बीम बर्फ से टकराकर रुक गई, लेकिन दीवार पिघल रही थी। रुद्र ने कल्लू के कान में कहा, सुनो कल्लू, तुम्हें एक मेकओवर की जरूरत है। अगर तुम्हें उन लोहे के डिब्बों से लड़ना है तो तुम्हें भी लोहे का बनना होगा। रुद्र ने अपने जंग लगे सरिये को निकाला। उसने सरिये को कल्लू के सिर पर रखा। धातु संलयन, कबाड़ कवच। रुद्र ने अपनी चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल किया। आसपास जितने भी टूटे फूटे रोबोट्स के टुकड़े पड़े थे और आकाश का सोना, सब हवा में उड़ने लगे। वे सारे धातु के टुकड़े कल्लू के शरीर की तरफ खिंचे चले आए। खटर पटर खटर। धातु के टुकड़े कल्लू की त्वचा पर चिपकने लगे और एक कवच का रूप लेने लगे। सिर पर हेलमेट, छाती पर स्टील की प्लेट और पूंछ पर एक नुकीला गधा। और आकाश के सोने की वजह से वो कवच चमक रहा था। देखते ही देखते वो साधारण टी-रेक्स एक मेका टी-रेक्स बन गया। आधा डायनासोर, आधा टैंक। नागेश ने अपनी पूंछ से बिजली पैदा की और कल्लू के नए कवच को चार्ज कर दिया। कल्लू की आंखों में नीली रोशनी जल उठी। अब वो डर नहीं रहा था, अब वो गुस्से में था। रुद्र ने आदेश दिया, कल्लू, दिखा दो इन्हें कि असली राजा कौन है। हमला। बर्फ की दीवार टूटी। रोबोटिक रैप्टर्स ने हमला किया, लेकिन इस बार उनकी लेजर बीम कल्लू के सुनहरे कवच से टकराकर वापस लौट गईं। टिंग टिंग। कल्लू ने दहाड़ लगाई, लेकिन ये दहाड़ जानवर की नहीं, इंजन की थी। जुर्र ज़्ज़ जुर्र। कल्लू ने अपनी लोहे की पूंछ घुमाई। धड़ाम। एक ही वार में 10 रोबोटिक रैप्टर्स हवा में उड़कर कबाड़ बन गए। कल्लू ने एक रोबोट को मुंह में दबाया और कड़-कड़ करके चबा गया। विक्रम चिल्लाया, वाह, हमारा डायनासोर तो आयरन मैन बन गया। डॉक्टर एक्स, जो अपने पिरामिड के अंदर से ये सब देख रहे थे, अपना सिर पीटने लगे। ये लड़का ये डायनासोर को भी मॉडिफाई कर देता है। ये मैकेनिक है या जादूगर? डॉक्टर एक्स ने माइक पर चिल्लाया, पीछे हटो, पिरामिड की सुरक्षा बढ़ाओ, उन्हें अंदर मत आने देना। रुद्र ने पिरामिड की तरफ इशारा किया। चलो टीम, उस तिकोने डिब्बे के अंदर चलते हैं, मुझे डॉक्टर एक्स से कुछ सवाल पूछने हैं। कल्लू दौड़ता हुआ पिरामिड के पास पहुंचा। दरवाजा बंद था, वो एक मोटी लेजर ग्रिड से सुरक्षित था। जोरावर ने आग फेंकी, लेकिन असर नहीं हुआ। रिया ने बर्फ फेंकी, कुछ नहीं हुआ। रुद्र ने कहा, हटो, देसी तरीका अपनाते हैं। रुद्र ने कल्लू से कहा, कल्लू, दरवाजा खटखटाओ, जोर से। कल्लू ने अपना सिर पीछे किया और पूरी रफ्तार से अपने लोहे के हेलमेट वाले सिर को दरवाजे पर दे मारा। धड़ाम। दरवाजा नहीं टूटा, लेकिन पूरा पिरामिड हिल गया। अंदर के सर्किट हिल गए और लेजर ग्रिड बंद हो गई। दरवाजा खुल गया। रुद्र ने कहा, टेक्निक फेल, सिर दर्द पास। सीन,
पिरामिड के अंदर। वे अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा किसी साइफाई लैब जैसा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी नली थी जिनमें अजीबोगरीब प्रयोग चल रहे थे, और वहाँ एक बड़े कांच के कंटेनर में एक चमकता हुआ बैंगनी क्रिस्टल रखा था। रिया ने पहचाना, रुद्र, वो समय मणि है। डॉक्टर एक्स इसे माइन कर रहे हैं, इसी से वे समय को नियंत्रित करते हैं। तभी डॉक्टर एक्स एक उड़ने वाली कुर्सी पर बैठकर सामने आए। उनके हाथ में एक रिमोट था। स्वागत है रुद्र, तुम बहुत दूर आ गए, लेकिन अब नहीं। रुद्र, डॉक्टर साहब, आपने मेरे नूडल्स की धमकी दी थी, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। और ये भी बताइए कि आप डायनासोर के ज़माने में क्या कर रहे हैं? जुरासिक पार्क का सीक्वल बना रहे हैं। डॉक्टर एक्स हंसे। मूर्ख बालक, मैं इतिहास बदल रहा हूँ, मैं जादू को जड़ से मिटा रहा हूँ। अगर मैं इस समय मणि का उपयोग करके अतीत में जादू की उत्पत्ति को नष्ट कर दूं, तो भविष्य में न तुम होगे न तुम्हारी शक्तियाँ, सिर्फ विज्ञान रहेगा और मेरा राज। आकाश आगे आया। ए बुढ़े, विज्ञान और जादू साथ चल सकते हैं। देखो मेरा फोन जादुई चार्जिंग से चलता है। डॉक्टर एक्स, खामोश हो, अब तुम मेरे सबसे बड़े आविष्कार का सामना करोगे। डॉक्टर एक्स ने रिमोट का बटन दबाया। फर्श खुला और नीचे से एक विशालकाय मशीन ऊपर आई। ये एक रोबोटिक डायनासोर था, लेकिन टीरेक्स नहीं, ये एक मेका स्पाइनोसॉरस था। ये कल्लू से 2 गुना बड़ा था। इसके शरीर पर मिसाइल लॉन्चर थे और मुंह में प्लाज्मा तोप थी। डॉक्टर एक्स अपनी कुर्सी से कूदकर उस रोबोट के कॉकपिट में बैठ गए। मिलिए विनाश सॉरस से। विनाश सॉरस ने एक कदम बढ़ाया और जमीन कांप उठी। उसने अपनी प्लाज्मा तोप रुद्र की टीम पर तान दी। गुड बाय टीम इंडिया। रुद्र ने कल्लू को देखा। कल्लू डर के मारे पीछे हट रहा था। उसका कवच उस विशालकाय रोबोट के सामने खिलौना लग रहा था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। लगता है अब मुझे भी थोड़ा खेलना पड़ेगा। रुद्र ने अपनी जेब से अपना अक्षय फ्रिज निकाला, जो उसने छोटा कर लिया था। उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। दोस्तों, तुम्हें पता है, फ्रिज सिर्फ खाना ठंडा नहीं करता, ये गर्म दिमाग वालों को ठंडा भी कर सकता है। रुद्र ने फ्रिज को हवा में उछाला। बड़ा हो जा। फ्रिज हवा में बड़ा होने लगा, विशाल और विशाल। देखते ही देखते वो बहुमंजिला इमारत जितना बड़ा हो गया। डॉक्टर एक्स ने ऊपर देखा। ये क्या है? एक उड़ता हुआ फ्रिज? रुद्र ने उंगली नीचे की। फ्रिज स्मैश। वो विशालकाय सिल्वर का फ्रिज सीधे उस विनाश सॉरस के ऊपर गिरने लगा। गुरुत्वाकर्षण और रुद्र की शक्ति के साथ वो फ्रिज एक उल्का पिंड की तरह गिला। डॉक्टर एक्स चिल्लाए, नहीं, मेरे सेंसर्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, ये तो घरेलू उपकरण है। धड़ाम! फ्रिज सीधे रोबोट के सिर पर गिरा। रोबोट पिचक गया। डॉक्टर एक्स का कॉकपिट दब गया। पूरा पिरामिड हिल गया। रुद्र ने हाथ झाड़ा। इसे कहते हैं कोल्ड स्ट्राइक। धुएं के बीच से फ्रिज वापस छोटा होकर रुद्र के हाथ में आ गया। वहां जमीन पर टूटा हुआ रोबोट पड़ा था और डॉक्टर एक्स मलबे में दबे हुए थे। मेरी कमर, मेरा विज्ञान, सब एक फ्रिज से हार गया। डॉक्टर एक्स रो रहे थे। रुद्र ने आगे बढ़कर वो समय मणि उठा ली। चलो, काम हो गया, अब हमें समय गुफा जाना है। लेकिन जैसे ही रुद्र ने उस मणि को उठाया, मणि चमकने लगी और उसके अंदर से एक होलोग्राम निकला। ये रुद्र के दादाजी का होलोग्राम था। फिर से, दादाजी, रुद्र, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुमने मणि पा ली है, लेकिन सावधान, असली खतरा डॉक्टर एक्स नहीं है। असली खतरा वो है जो समय के अंत पर बैठा है। वो आ रहा है, तुम्हें तुरंत गुफा में पहुंचना होगा। रुद्र, फिर से ट्रैकिंग? दादाजी, आप गूगल मैप्स क्यों नहीं भेजते? अचानक पिरामिड टूटने लगा। भागो, ये जगह गिरने वाली है, रिया चिल्लाई। वे सब कल्लू की पीठ पर बैठकर बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन बाहर आसमान में एक ब्लैक होल खुल रहा था और उस ब्लैक होल से कुछ ऐसा निकल रहा था जिसे देखकर रुद्र के भी पसीने छूट गए। वो क्या था? क्या वो कोई दानव था? नहीं, वो रुद्र का भविष्य का रूप था, या कोई और। प्रागैतिहासिक जंगल में डॉक्टर एक्स का पिरामिड ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। रुद्र और उसकी टीम अपने मेका टीरेक्स यानी कल्लू की पीठ पर सवार होकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन आसमान में वो ब्लैक होल बड़ा होता जा रहा था। वो बैंगनी और काले रंग का एक भंवर था जो सब कुछ निगलने को तैयार था। हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि बड़े बड़े डायनासोर भी जमीन पर रेंग रहे थे। रिया चिल्लाई, रुद्र, वो क्या है? क्या वो कोई नया दुश्मन है? रुद्र ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। नहीं रिया, वो दुश्मन नहीं है, वो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है। ब्लैक होल के केंद्र से एक बिजली कड़की, कड़क, और एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने एक लंबा काला ट्रेंच कोट पहना था जो हवा में लहरा रहा था। उसके चेहरे पर एक स्टाइलिश साइबर मास्क था और उसके हाथ में कोई तलवार या बंदूक नहीं थी। उसके हाथ में एक विशालकाय चमकता हुआ कांटा था।
वो व्यक्ति जमीन पर उतरा। उसके उतरते ही जमीन से धूल का एक वलय बन गया। उसने अपना मास्क उतारा। सबकी सांसें थम गईं। वो चेहरा बिल्कुल रुद्र जैसा था, बस थोड़ा बड़ा उम्र में, थोड़ा ज्यादा मैच्योर, और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, शायद कम सोने की वजह से। विक्रम की चीख निकल गई। 2 रुद्र एक ही दुनिया में? क्या ये क्लोन है? वो भविष्य का रुद्र था। उसने अपनी जेब से एक डिजिटल घड़ी निकाली और टाइम चेक किया। उफ, मैं 5 सेकंड लेट हूँ, ट्रैफिक बहुत था वर्म होल में। उसने वर्तमान के रुद्र को देखा। हेलो छोटे यंगमी, कैसे हो? नूडल्स खाए? वर्तमान रुद्र, हमारा हीरो, उसने अपनी जेब से चिप्स का पैकेट निकाला। हेलो बड़े ओल्डमी, नूडल्स तो नहीं, चिप्स खा रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो और तुमने मेरे जैसा चेहरा क्यों चुराया है? भविष्य के रुद्र ने अपना सिर पीटा। मैं तेरा चेहरा नहीं चुराया, मैं तू ही हूँ। मैं 10 साल आगे से आया हूँ और मैं यहाँ तुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से रोकने आया हूँ। रुद्र, गलती? मैंने क्या किया? मैंने तो आज ब्रश भी किया था। भविष्य का रुद्र, नहीं, ब्रश की बात नहीं है। तू अभी उस समय मणि का इस्तेमाल करके समय गुफा जाने वाला है ना? रुद्र, हाँ, दादाजी ने कहा था। भविष्य का रुद्र चिल्लाया, वही तो नहीं करना है। अगर तूने उस मणि को अभी एक्टिवेट किया तो तू सीधा डायनासोर के पेट में टेलीपोर्ट हो जाएगा। वो मणि खराब है, उसमें वायरस है। रुद्र हैरान रह गया। वायरस? जादुई मणि में वायरस? हाँ, डॉक्टर एक्स ने उसमें ट्रोजन हॉर्स डाल रखा है। मुझे ये बताने के लिए अपना डिनर छोड़कर आना पड़ा। तुझे पता है आज मेन्यू में क्या था? मंचूरियन राइस। सब ठंडा हो गया तेरी वजह से। रुद्र को अब गुस्सा आ गया। ओए, मुझे मत सिखा, मुझे पता है क्या करना है। और तेरा कोट बहुत अजीब है। क्या भविष्य में फैशन खत्म हो गया है? भविष्य का रुद्र भी गुस्से में आ गया। मेरे फैशन पर मत जा, ये नैनो फाइबर कोट है, इस पर नूडल्स का दाग नहीं लगता। और तू मेरी बात नहीं मान रहा, लगता है तुझे पीट कर समझाना पड़ेगा। दोनों रुद्र आमने सामने आ गए। एक तरफ वर्तमान का रुद्र हाथ में जंग लगा सरिया लिए, दूसरी तरफ भविष्य का रुद्र हाथ में सोने का कांटा लिए। रिया और विक्रम एक दूसरे को देख रहे थे। रिया, ये क्या हो रहा है? रुद्र खुद से ही लड़ रहा है। आकाश, ये तो ब्लॉकबस्टर मूवी है, टिकट कहाँ मिलेंगी? लड़ाई, वर्तमान बनाम भविष्य। वर्तमान रुद्र ने पहल की। वायु मुक्का, उसने हवा का एक तेज झोंका मारा। भविष्य के रुद्र ने सिर्फ अपना कांटा घुमाया। उसने उस हवा के झोंके को कांटे में लपेट लिया, जैसे नूडल्स लपेटते हैं, और वापस फेंक दिया। बच्चे, ये पुरानी तकनीक है। भविष्य में हम हवा को नूडल्स की तरह खाते हैं। धूम, वर्तमान रुद्र पीछे की तरफ फिसला। अच्छा, तो ये देख। रुद्र ने अपने सरिये को जमीन पर मारा। गुरुत्वाकर्षण 50 गुना। भविष्य का रुद्र मुस्कुराया। प्यारे, ये मंत्र मैंने ही बनाया था। एंटी ग्रेविटी बूट्स ऑन। उसके जूते चमकने लगे और वो हवा में तैरने लगा। गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर नहीं हुआ। भविष्य के रुद्र ने अपना कांटा रुद्र की तरफ किया। गोल्डन बीम, स्पाइसी स्ट्राइक। कांटे से एक लाल रंग की लेजर बीम निकली जो मिर्च पाउडर जैसी तीखी लग रही थी। वर्तमान रुद्र ने अपना अक्षय फ्रिज निकाला और उसे ढार बना लिया। छनन, बीम फ्रिज से टकराई। फ्रिज थोड़ा काला हो गया, लेकिन टूटा नहीं। भविष्य का रुद्र हंसा। अरे वाह, तूने अभी तक वो पुराना फ्रिज रखा है। मेरे पास तो अब माइक्रोवेव गन है। लड़ाई बढ़ती जा रही थी। जंगल के पेड़ टूट रहे थे। डायनासोर डर के मारे बिलों में घुस गए थे। कल्लू भी कंफ्यूज था कि किस रुद्र की मदद करे। तभी रुद्र की जेब से नागेश बाहर निकला। नागेश ने चिल्लाकर कहा, मालिको, लड़ना बंद करो, मणि बीप कर रही है, ये फटने वाली है। दोनों रुद्र रुक गए। भविष्य के रुद्र ने अपनी डिजिटल घड़ी देखी। अरे तेरी, समय सीमा खत्म, टाइम पुलिस आ रही है, मुझे भागना होगा। उसने वर्तमान रुद्र की तरफ एक पेन ड्राइव फेंकी। कैच, इसमें सही कोऑर्डिनेट्स हैं। मणि में ये कोड डाल देना, वायरस हट जाएगा। और सुन, 2028 में बिटकॉइन मत खरीदना, डूब जाएगा। वर्तमान रुद्र ने पेन ड्राइव कैच की। थैंक्स ब्रो। भविष्य का रुद्र वापस ब्लैक होल की तरफ बढ़ा। जाते जाते उसने कहा, और हाँ, रिया को प्रपोज कर देना, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर रिया का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। रुद्र भी हड़बड़ा गया। क्या? बकवास बंद कर और यहाँ से जा। भविष्य का रुद्र हंसते हुए ब्लैक होल में गायब हो गया। ब्लैक होल बंद हो गया। अब रुद्र के हाथ में वो समय मणि की जो तेजी से बीप बीप कर रही थी।
रुद्र ने जल्दी से पेनड्राइव को मणि के साथ टच किया। डिंग! वायरस हटा दिया गया। गंतव्य सेट 2050, भविष्य का भारत। रुद्र चौंक गया। क्या 2050? हमें तो प्राचीन गुफा में जाना था। लेकिन मशीन स्टार्ट हो चुकी थी। मणि से एक नीली रोशनी निकली और उसने पूरी टीम रुद्र, रिया, विक्रम, जोरावर, आकाश, नागेश, शेरू, टिंगू और कल्लू को घेर लिया। सीन, समय की छलांग। सब कुछ घूम रहा था। रंग, आवाजें, समय सब गडमड हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो वो जंगल में नहीं थे, वो एक ऊंची इमारत की छत पर थे। नीचे देखा तो नज़ारा हैरान करने वाला था। ये नई दिल्ली थी, लेकिन साल 2050 की। आसमान में उड़ने वाली गाड़ियां थीं। कुतुब मीनार के ऊपर एक होलोग्राफिक विज्ञापन चल रहा था। हवा एकदम साफ थी, शायद प्रदूषण खत्म हो गया था। रोबोट सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे। विक्रम ने आंखें फाड़कर देखा। वाओ, ये तो फ्यूचर है। क्या यहाँ मेरा घर अभी भी है? विक्रम ने एक बड़ा सा होर्डिंग देखा। उस होर्डिंग पर एक सांप की तस्वीर थी जिसने ताज पहना था और नीचे लिखा था, महान सम्राट नागेश का राज, इंसानों और नागों की एकता जिंदाबाद। रुद्र ने अपनी जेब में बैठे छोटे नागेश को देखा। नागेश, ये तेरी फोटो वहाँ क्या कर रही है? क्या तूने भविष्य में दुनिया पर कब्जा कर लिया है? नागेश, छोटा सा, स्वामी, मैं तो सिर्फ मेंढक खाता हूँ। मैं सम्राट कैसे बन गया? और मैं इतना हैंडसम क्यों लग रहा हूँ? तभी छत का दरवाज़ा खुला और वहाँ कुछ नाग सैनिक आए। उन्होंने लेज़र भाले पकड़े थे। उन्होंने रुद्र और उसकी टीम को घेर लिया। एक सैनिक ने कहा, घुसपैठियो, तुम्हें कौन हो? तुम्हें पता नहीं ये सम्राट नागेश का निजी पैलेस है? रुद्र ने हाथ खड़े किए। शांति भाई शांति, हम तो बस पुराने रिश्तेदार हैं, नागेश से मिलने आए हैं। सैनिक ने कहा, सम्राट अभी व्यस्त हैं, वे मेंढक उत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं, तुम्हें जेल में डाला जाएगा। रुद्र ने अपने दोस्तों को देखा। दोस्तों, लगता है हम गलत टाइमलाइन में आ गए हैं। यहाँ मेरा पालतू सांप राजा बन गया है और हम कैदी। क्या रुद्र अपने ही पालतू जानवर के भविष्य के रूप यानी ईविल एम्परर नागेश से लड़ पाएगा? और 2050 की दिल्ली में नूडल्स का क्या हाल है? क्या वे गोलियों के रूप में आते हैं? साल 2050, जगह नई दिल्ली, जो अब न्यू नागपुर बन चुकी थी। रुद्र और उसकी टीम एक ऊंची इमारत की छत पर घिरी हुई थी। उनके चारों तरफ हाईटेक हथियारों से लैस नाग सैनिक खड़े थे। इन सैनिकों के सिर पर कोबरा जैसे हुड थे और उन्होंने लेज़र भाले पकड़े थे। सैनिकों का कमांडर आगे आया। उसका नाम था विषाक्त। विषाक्त ने अपनी जीभ लपकाई जो 2 मुंही थी। तुम लोग कौन हो और सम्राट के निजी हेलीपैड पर क्या कर रहे हो? रुद्र ने हाथ खड़े किए, लेकिन उसकी जेब में उसका हाथ नूडल्स के पैकेट पर था, सुरक्षा के लिए। रुद्र ने कहा, भाई साहब, हम टूरिस्ट हैं, हम टाइम ट्रैवल करके आए हैं। क्या यहाँ आसपास कोई अच्छा ढाबा है? विषाक्त ने रुद्र को स्कैन किया। उसके चश्मे पर डेटा आया। पहचान अज्ञात, खतरा स्तर 0, 0। रुद्र ने अपनी शक्ति फिर से छिपा ली थी। विषाक्त हंसा। टाइम ट्रैवल और तुम ढाबा ढूंढ रहे हो? लगता है तुम पागलखाने से भागे हो। इन्हें गिरफ्तार करो, सम्राट नागेश इनका फैसला करेंगे। सैनिकों ने उन्हें हथकड़ी पहनाई जो ऊर्जा से बनी थी। रुद्र ने विरोध नहीं किया। उसे देखना था कि उसका पालतू सांप नागेश भविष्य में कैसा राजा बना है। उसकी जेब में बैठा छोटा नागेश, वर्तमान वाला, कांप रहा था। स्वामी, क्या भविष्य वाला मैं मुझे ही खा जाएगा? सीन, दरबार खास। उन्हें एक उड़ती हुई वैन में बिठाकर महल ले जाया गया। महल बहुत विशाल था। ये कुतुब मीनार के पास बना था, लेकिन कुतुब मीनार से भी ऊंचा था। पूरा महल हरे रंग के कांच और सोने से बना था। दरबार में हजारों दरबारी यानी कोटियाज बैठे थे, आधे इंसान आधे नाग। सिंहासन पर एक बहुत ही शानदार व्यक्ति बैठा था। उसने हरे रंग की शेरवानी और सोने का मुकुट पहना था। उसके गले में असली हीरे का हार था और वो एक बहुत बड़े सिगार को पी रहा था, जो शायद हर्बल था। ये सम्राट नागेश यानी फ्यूचर नागेश था। दरबार में एक अजीब सी डिश परोसी जा रही थी। सम्राट ने एक चांदी की चम्मच से कुछ उठाया और मुंह में डाला। वाह, रसोइये को इनाम दो, ये मेंढक वाली आइसक्रीम बहुत लजीज है। रुद्र, जो कैदी के रूप में था, उसने ये सुना और उसका मुंह बन गया। छी, मेंढक आइसक्रीम! नागेश, तू भविष्य में भी सुधरा नहीं। विषाक्त ने रुद्र और उसकी टीम को सम्राट के सामने पेश किया।
महाराज, ये घुसपैठिए आपकी छत पर मिले थे। ये कह रहे हैं कि ये आपके पुराने रिश्तेदार हैं। सम्राट नागेश ने अपना सिगार नीचे रखा। उसने अपनी गहरी हरी आंखों से रुद्र को देखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सम्राट की आंखें फैल गईं। उसका सिगार हाथ से गिर गया। वो अपने सिंहासन से लुढ़कते हुए नीचे आया और रुद्र के पैरों में गिर पड़ा। स्वामी, आप आ गए। मैंने 30 साल इंतजार किया। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए। पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या? सम्राट एक कैदी के पैरों में? स्वामी, ये लड़का कौन है? रुद्र ने अपनी हथकड़ी जो उसने चुपके से तोड़ ली थी हटाई और सम्राट नागेश के सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। उठ बे नाटकबाज, तू राजा बन गया और मुझे पहचान नहीं रहा। सम्राट नागेश, जो अभी भी रुद्र का वफादार था, खड़ा हुआ और कहा, माफ करना स्वामी, बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो गई है। उसने अपनी जेब से चश्मा निकालकर पहना। अरे हाँ, ये तो आप ही हैं। और ये छोटा मैं भी है। रुद्र ने अपनी जेब से छोटे नागेश को निकाला। बड़ा नागेश और छोटा नागेश एक दूसरे को देखने लगे। छोटा नागेश, वाह, मैं भविष्य में इतना अमीर हूँ। क्या मेरे पास अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट है? बड़ा नागेश, हाँ छोटे, और हमारे पास एक पूरा देश है और अनलिमिटेड मेंढक। दोनों नागेश गले मिले। ये नज़ारा बहुत ही अजीब और फनी था। विक्रम ने बीच में टोक दिया, ओए नागेश, तू राजा है तो हमें छोड़ दे और कुछ ढंग का खाना मंगवा, मुझे भूख लगी है। सम्राट नागेश ने चुटकी बजाई। दावत, मेरे दोस्तों के लिए शाही दावत लगाओ, लेकिन मेन्यू में मेंढक नहीं, इंसानी खाना होना चाहिए। रसोइया, जो हुक्म महाराज। सीन, शाही डाइनिंग टेबल। रुद्र और उसकी टीम एक लंबी टेबल पर बैठी थी। सामने तरह तरह के व्यंजन थे, पिज्ज़ा, बर्गर, शाही पनीर और रुद्र के लिए स्पेशल भविष्य के नूडल्स। ये नूडल्स हवा में तैरते हुए कटोरे में थे और खुद ब खुद मुंह में जा रहे थे। रुद्र की आंखें चमक गईं। वाह, ऑटोमेटिक नूडल्स, मुझे हाथ भी नहीं हिलाना पड़ रहा। ये है असली स्वर्ग। खाते खाते रुद्र ने सम्राट नागेश से पूछा, नागेश, ये सब हुआ कैसे? 2050 में नागों का राज कैसे आया और इंसान कहाँ हैं? सम्राट नागेश का चेहरा गंभीर हो गया। स्वामी, ये एक लंबी कहानी है। आपके जाने के 5 साल बाद यानी 2030 में एक महान युद्ध हुआ था। इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत भरोसा किया। उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, स्काईनेट नहीं, स्काई नाग। उस कंप्यूटर ने फैसला किया कि इंसान धरती के लिए खतरा है। उसने रोबोट्स की सेना बनाकर इंसानों को कैद करना शुरू कर दिया। हम नागों ने और बाकी जादुई जीवों ने इंसानों को बचाया। हमने रोबोट्स से युद्ध किया और अंत में हमने जीत हासिल की। इंसानों ने खुश होकर मुझे अपना राजा बना दिया, क्योंकि मैं ही बचा था जो रोबोट्स को चबा सकता था। अब हम सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन नागेश रुका। लेकिन एक समस्या है, वो सुपर कंप्यूटर, वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसका मुख्य सर्वर अभी भी कहीं छिपा है और वो वापस आ रहा है। उसने खुद को एक नए रूप में बदल लिया है, मेका असुर। रुद्र ने नूडल्स निगले। मेका असुर मतलब रोबोट और दानव का मिक्स? नागेश, हाँ स्वामी, और वो आज रात, ठीक आज रात इस महल पर हमला करने वाला है। उसका लक्ष्य है मेरे खजाने में रखी हुई समय मणि का दूसरा टुकड़ा। रुद्र ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास भी एक समय मणि थी। ओह, तो उसके पास दूसरा टुकड़ा है। अगर उसने दोनों टुकड़े मिला लिए तो वो टाइम ट्रैवल करके इतिहास बदल देगा। शायद वो डायनासोर के ज़माने में जाकर सबको रोबोट बना देगा। तभी महल का सायरन बजा। खतरा, खतरा, अज्ञात ऊर्जा आ रही है। महल की खिड़कियों से बाहर आसमान में काले बादलों के बीच लाल आंखें चमकने लगी। हजारों उड़ने वाले रोबोट्स यानी ड्रोन्स महल की तरफ आ रहे थे और उनके बीच एक विशालकाय मशीनी दानव था। वो 100 फीट ऊंचा था। उसका शरीर काले धातु का बना था और उसके सीने में एक लाल भट्टी जल रही थी। ये मेका असुर था। मेका असुर ने एक रोबोटिक आवाज में कहा, नागेश, अपना राजपाट छोड़ो, समय मणि मुझे सौंप दो, वरना मैं इस शहर को डिलीट कर दूंगा। सम्राट नागेश घबरा गया। स्वामी, वो आ गया। मेरी सेना उससे नहीं लड़ सकती। हमारी लेजर भाले उस पर बेअसर हैं। रुद्र ने अपना नूडल्स का कटोरा नीचे रखा। उसने एक नैपकिन से मुंह पोंछा। खाना खाने के बाद वॉक करना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो दोस्तों, भविष्य के इस कबाड़ को भी निपटा देते हैं। रुद्र ने अपनी टीम को देखा। रिया, तुम अपनी तलवार से उसके सर्किट जमाओ। जोरावर, तुम उसे गरम करो। विक्रम, तुम छिप जाओ और कमेंट्री करो।
विक्रम, ठीक है, ये काम मुझे पसंद है। रुद्र ने अपनी जेब से अपना पुराना साथी जंग लगा सरिया निकाला, लेकिन 2050 की हवा में वो सरिया भी बदल गया था। अब वो लेज़र सरिया बन गया था, जिसमें नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे स्टार वॉर्स की लाइट सेबर। रुद्र ने उस लाइट सेबर को घुमाया। वूम वूम, वाह, अपडेट हो गया, अब मजा आएगा। रुद्र बालकनी पर गया और कूद गया। हवा में गिरते हुए उसने मेका असुर की आंखों में देखा। मेका असुर ने रुद्र को स्कैन किया। चेतावनी, ऊर्जा स्तर अनंत, त्रुटि त्रुटि। मेका असुर का सिस्टम हैंग होने लगा। ये लड़का कौन है? इसका डेटाबेस नहीं मिल रहा। रुद्र ने हवा में ही अपनी छड़ी यानी लाइट सेबर को लंबा किया। हेलो मिस्टर रोबोट, क्या तुमने कभी डंडा मार गेम खेला है? रुद्र ने पूरी ताकत से वो लेजर सरिया मेका असुर के सिर पर मारा। कड़क, एक जोरदार धमाका हुआ, बिजली और चिंगारियां बरसीं, लेकिन मेका असुर ने रुद्र का वार अपने एक हाथ से रोक लिया। उसका हाथ एडमेंटियम का बना था। मूर्ख मानव, मेरा शरीर अविनाशी है, अब मरो। मेका असुर ने अपने सीने से एक एंटी मैटर बीम छोड़ी। ये बीम किसी भी चीज को अस्तित्व से मिटा सकती थी। रुद्र हवा में था, वो डॉज नहीं कर सकता था। रिया चिल्लाई, रुद्र! क्या रुद्र एंटी मैटर बीम से बच पाएगा? और भविष्य का नागेश यानी सम्राट अपनी गुप्त शक्ति का इस्तेमाल करेगा? आसमान में तबाही मची हुई थी। मेचा असुर ने अपने सीने से एंटी मैटर बीम छोड़ दी थी। ये काले और बैंगनी रंग की किरण थी जो हवा, रोशनी और समय सब कुछ मिटाते हुए आगे बढ़ रही थी। रुद्र हवा में था, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे खड़े सम्राट नागेश और रिया की चीखें निकल गईं। स्वामी, हट जाइए! रुद्र, नहीं! वो किरण सीधे रुद्र से टकराई। बूम! एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा न्यू नागपुर हिल गया। एक भयानक सफेद रोशनी फैली जिसने सबकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। आसमान में धुएं का एक विशाल गुबार बन गया। मेचा असुर ने अपनी रोबोटिक हंसी हंसी। हा हा हा, खतरा समाप्त, टारगेट डिलीटेड, अब समय मणि मेरी है। धुआं धीरे धीरे छटने लगा। मेचा असुर ने अपनी लेजर आंखों से स्कैन किया। उसे उम्मीद थी कि वहां कुछ नहीं बचा होगा, लेकिन धुएं के बीच में हवा में तैरता हुआ एक साया दिखाई दिया। रुद्र वहां खड़ा था, हवा में। उसके कपड़े थोड़े काले पड़ गए थे और बाल उड़ रहे थे। रुद्र अपनी टी शर्ट को झाड़ रहा था। उफ, कितनी धूल है, और ये बीम, ये थोड़ी गर्म थी। मेरी शर्ट को इसने स्टीम आयरन कर दिया, थैंक यू। वैसे भी इसमें सिलवटें थी। मेचा असुर का सिस्टम क्रैश होने लगा। त्रुटि त्रुटि, एरर 404, टारगेट अभी भी मौजूद है। ये कैसे संभव है? एंटी मैटर किसी भी चीज को मिटा देता है। रुद्र ने जम्हाई ली और अपने हाथ में पकड़े हुए लेजर सरिये को घुमाया। देखो भाई रोबोट, तुम्हारा एंटी मैटर अच्छा है, लेकिन मेरा मैटर रीड ओनली है, इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है, या मैं घर जाऊं? मेचा असुर को गुस्सा आ गया। अगर रोबोट को गुस्सा आता हो तो असंभव, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मेचा असुर ने अपना विशालकाय धातु का हाथ उठाया और रुद्र पर एक मच्छर की तरह ताली मारने की कोशिश की। रुद्र ने अपनी जगह से हिले बिना बस अपना लेजर सरिया ऊपर किया। स्विश! जैसे ही रोबोट का हाथ नीचे आया, रुद्र के सरिये ने उस एडमेंटियम के हाथ को मक्खन की तरह काट दिया। कटक! विशालकाय हाथ कटकर जमीन पर गिरा। एक बड़ा गड्ढा बन गया। मेचा असुर पीछे लड़खड़ाया। चेतावनी, बायां हाथ संपर्क से बाहर, सिस्टम डैमेज 20%। रुद्र ने नीचे अपनी टीम को आवाज लगाई। रिया, जोरावर, तुम लोग क्या पॉपकॉर्न खा रहे हो? आओ इसकी वायरिंग ठीक करते हैं। रिया ने अपनी बर्फ की तलवार निकाली। ठीक है रुद्र, मैं इसके पैरों को जमाती हूँ। रिया ने हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवार जमीन पर मारी। आइस एज! बर्फ की एक मोटी परत तेजी से मेचा असुर के पैरों पर चढ़ने लगी। उसके जॉइंट्स जाम होने लगे। जोरावर, आग वाला लड़का, ने अपने दोनों हाथों में आग के गोले बनाए। मैं इसके इंजन को ओवरहीट कर दूंगा। जोरावर ने उसके पीछे वाले एग्जॉस्ट फैन पर आग के गोले दागे। अब मेचा असुर फंस चुका था। नीचे से बर्फ, पीछे से आग और सामने से रुद्र। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने सीने का कवच खोला। अंदर एक लाल रंग की सेल्फ डिस्ट्रक्ट घड़ी उल्टी गिनती गिनने लगी। 10, 9, अगर मैं नहीं जीता तो कोई नहीं जीतेगा। मैं पूरे शहर को उड़ा दूंगा। सम्राट नागेश नीचे खड़ा घबरा गया। स्वामी, ये परमाणु बम जैसा है। अगर ये फटा तो मेरा महल, मेरा खजाना, मेरे मेंढक सब खत्म। रुद्र ने उल्टी गिनती देखी। 8, 7। रुद्र ने सोचा, अरे यार, ये तो सुसाइन बॉम्बर निकला। इसे रोकने के लिए मुझे इसके कोर तक पहुंचना होगा।
रुद्र ने सम्राट नागेश की तरफ देखा। नागेश, मुझे ऊपर आने के लिए लिफ्ट चाहिए, अपना असली रूप दिखाओ। सम्राट नागेश ने अपनी शेरवानी फाड़ दी। महंगी थी पर जान प्यारी थी। उसका शरीर बड़ा होने लगा। उसकी त्वचा पर हरे रंग के नैनो स्केल्स आ गए। वो एक साइबर कोबरा बन गया, आधा सांप आधा मशीन। सम्राट नागेश ने हवा में उड़ान भरी और रुद्र को अपनी पीठ पर बिठाया। चलिए स्वामी, आज इस टीन के डब्बे को कबाड़ में बेचेंगे। साइबर कोबरा यानी नागेश ने मेचासुर को चारों तरफ से जकड़ लिया, जैसे अजगर शिकार को जकड़ता है। मेचासुर हिल नहीं पा रहा था। छोड़ो मुझे। 5, 4। रुद्र नागेश के सिर से कूदकर सीधे मेचासुर के सीने पर लैंड हुआ। सामने वो लाल रंग का कोर था जो फटने वाला था। रुद्र के पास सिर्फ 3 सेकंड थे। रुद्र ने अपना लेजर सरिया उठाया। सॉरी दोस्त, तुम्हारा वारंटी पीरियड खत्म हो गया। रुद्र ने वो सरिया पूरी ताकत से उस लाल कोर के अंदर घोंप दिया। गच! और फिर रुद्र ने अपनी अवशोषण शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने उस फटने वाली सारी ऊर्जा को अपने सरिये के जरिए खींच लिया। सू! मेचासुर की लाल बत्ती बुझ गई। 3, 2, 1। सिस्टम शट डाउन। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, जैसे टेप रिकॉर्डर की बैटरी खत्म हो गई हो। अलविदा क्रूर दुनिया। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो विशालकाय रोबोट अब बस लोहे का एक ढेर बनकर खड़ा रह गया। रुद्र ने पसीना पोंछा। हाँ, बच गए। वैसे इसकी बैटरी निकाल लेनी चाहिए, रिमोट में काम आएगी। रुद्र ने उस रोबोट के अंदर हाथ डाला और एक चमकीला नीला पत्थर बाहर निकाला। ये समय मणि का दूसरा टुकड़ा था। रुद्र नीचे उतरा। पूरी टीम और भविष्य की जनता ने तालियां बजाईं। जय हो, जय हो। सम्राट नागेश वापस इंसान बनकर दौड़ कर आया। स्वामी, आपने मेरा शहर बचा लिया। मांगिए, क्या चाहिए? आधा राज्य या मेरी मेंढक की फैक्ट्री? रुद्र ने कहा, नागेश, मुझे बस घर जाना है। 2050 का खाना बहुत सिंथेटिक है। मुझे अपने ज़माने के असली समोसे याद आ रहे हैं। रुद्र ने अपनी जेब से समय मणि का पहला टुकड़ा निकाला। उसने दोनों टुकड़ों को पास लाया। जैसे ही दोनों पत्थर मिले, क्लिक! एक हरा और नीला पोर्टल खुल गया। ये पोर्टल घर जाने का रास्ता था। रुद्र ने सम्राट नागेश को गले लगाया। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और सुन, रोबोट से दूर रहना और मेंढक कम खाना, पेट निकल रहा है तेरा। छोटा नागेश, जो रुद्र की जेब में था, ने बड़े नागेश को देखा। छोटा नागेश, बाय बड़े भैया, सेल्फ, अपना नेटफ्लिक्स पासवर्ड तो दे दो। बड़ा नागेश, पासवर्ड है रुद्र_is_king 123। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। रुद्र, रिया, विक्रम और जोरावर उस पोर्टल की तरफ बढ़े, लेकिन जाने से ठीक पहले रुद्र को कुछ याद आया। रुद्र मेचासुर के मलबे के पास गया। उसने उस रोबोट का दाहिना हाथ, जो कट गया था, उठाया। ये एडामेंटियम का है, कबाड़ी वाला इसके अच्छे पैसे देगा। रुद्र ने वो भारी हाथ अपने जादुई बैग में डाल लिया। टीम पोर्टल में कूद गई। जूम! पोर्टल बंद हो गया। सीन प्रेजेंट डे स्कूल का बेसमेंट। धड़ाम! रुद्र और उसकी टीम स्कूल के पुराने बेसमेंट में एक के ऊपर एक गिरे। चारों तरफ धूल थी। विक्रम चिल्लाया, आह, मेरी कमर! फिर से! रिया ने उठकर देखा। हम कहाँ हैं? क्या ये हमारा स्कूल है? रुद्र ने दीवारों को देखा। वहाँ वही पुराने जाले और बक्से थे। हाँ, हम वापस आ गए हैं। और देखो! रुद्र ने अपनी घड़ी देखी। हम सिर्फ 1 घंटा लेट हुए हैं। अभी भी लंच टाइम चल रहा है। रुद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। लंच! चलो दोस्तों, आज मैं सबको पार्टी दूंगा। लेकिन जैसे ही वे बेसमेंट से बाहर निकले, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। स्कूल का कॉरिडोर खाली था, सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर अजीब से पोस्टर लगे थे। पोस्टर पर लिखा था, प्राचार्य हिडिंबा का आदेश, हंसना मना है। रुद्र रुका। प्राचार्य हिडिंबा? लेकिन प्रिंसिपल तो आर्यमन थे। हिडिंबा तो वार्डन थी। सामने से एक छात्र गुजरा। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि कैदियों वाले कपड़े पहने थे और उसके पैरों में बेड़ियां थीं। रुद्र ने उसे रोका। भाई, ये क्या है? आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? उस छात्र ने डरते हुए कहा, चुप रहो। अगर महारानी हिडिंबा ने सुन लिया तो कोड़े पड़ेंगे। पिछले 1 महीने से स्कूल पर उनका कब्जा है। प्रिंसिपल आर्यमन गायब हैं। रुद्र ने रिया को देखा। 1 मिनट, हम 1 घंटा लेट नहीं हुए हैं। हम शायद 1 महीना लेट हो गए हैं। टाइम ट्रैवल में गड़बड़ हो गई। और सबसे बुरी बात, सामने कैंटीन थी। कैंटीन पर ताला लगा था और उस पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, नूडल्स पर पूर्ण प्रतिबंध। अब से सिर्फ उबली हुई लौकी मिलेगी। रुद्र का चेहरा पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में वो असुर विनाशक वाला गुस्सा वापस आ गया। लौकी? मेरे स्कूल में नूडल्स बैन? रुद्र ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। दोस्तों, मुझे नहीं पता हिडिंबा ने क्या किया है, लेकिन आज इस स्कूल में क्रांति होगी। चलो, प्रिंसिपल का ऑफिस खाली करवाते हैं। अब रुद्र का सामना किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनी ही खूंखार वार्डन, अब प्रिंसिपल हिडिंबा से था।
और हिडिंबा के पास अब एक नया हथियार था, डिसिप्लिन का डंडा, स्टिक ऑफ डिसिप्लिन। क्या रुद्र अपने नूडल्स वापस ला पाएगा? और प्रिंसिपल आर्यमन कहाँ गायब हो गए? दिव्य शक्ति गुरुकुल का माहौल अब किसी स्कूल जैसा नहीं, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी जेल जैसा था। दीवारों का रंग बदलकर गहरा भूरा यानी ग्रे कर दिया गया था। खेल के मैदान में घास की जगह कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई थी और हवा में हंसी की जगह सिर्फ उबली हुई लौकी की बदबू थी। रुद्र कैंटीन के बंद शटर के सामने खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। उसके पीछे रिया, विक्रम, जोरावर और उसके जानवर शेरू, टिंगू, नागेश खड़े थे। वे भी सदमे में थे। रुद्र ने बोर्ड पर लिखा मेन्यू जोर से पढ़ा। सोमवार लौकी का जूस, मंगलवार लौकी की खिचड़ी बिना नमक, बुधवार उबली हुई तुरई। नोट: मैगी, समोसा और पिज्जा शब्द बोलने पर 10 कोड़े। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। हिडिंबा, रुद्र ने बहुत ही धीमी फुसकारती हुई आवाज में कहा, तुमने प्रिंसिपल की कुर्सी ली, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने स्कूल का पेंट बदला, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुमने मेरे कार्बोहाइड्रेट्स पर हमला किया है। अब ये व्यक्तिगत है। रिया ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। रुद्र, शांत हो जाओ। अगर तुम यहाँ फट गए तो हम पकड़े जाएंगे। हमें पहले ये पता करना होगा कि हिडिंबा इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई और असली प्रिंसिपल आर्यमान कहाँ है। तभी कॉरिडोर में बूटों की आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। सामने से अनुशासन समिति के छात्रों का एक दस्ता आ रहा था। इन्होंने लाल रंग की पट्टियां बांधी थी और उनके हाथ में लकड़ी के डंडे नहीं बल्कि लोहे के स्केल थे। इनका लीडर स्कूल का हेड बॉय था, चमन। चमन पहले बहुत सीधा साधा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी बैंगनी चमक थी, ब्रेन वॉश का संकेत। चमन ने रुद्र की टीम को देखा। रुको, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? और ये कपड़े, ये यूनिफॉर्म नहीं है, तुम लोग घुसपैठिए हो। विक्रम आगे आया। ओए चमन, मुझे नहीं पहचाना? मैं विक्रम हूँ, एस क्लास का हीरो। चमन ने अपना लोहे का स्केल निकाला। हीरो? हिडिंबा मैम के राज में कोई हीरो नहीं होता, सिर्फ आज्ञाकारी छात्र होते हैं। नियम नंबर 42, बिना आई कार्ड के घूमना मना है। सजा 50 स्केल के वार। चमन ने सीटी बजाई। पकड़ो इन्हें। 20 छात्र उनकी तरफ दौड़े। जोरावर, आग वाला लड़का, हंसा। स्केल से डराओगे? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। जोरावर ने आग का गोला बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हल्का सा धुआं निकला। फुस। जोरावर हैरान रह गया। मेरी आग कहाँ गई? रिया ने भी कोशिश की। उसकी तलवार से बर्फ नहीं निकली। रिया ने दीवार पर लगे एक यंत्र को देखा। ओ नहीं, दीवारों पर एंटी मैजिक जैमर लगे हैं। इस स्कूल के अंदर हम कोई जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते। चमन हंसा। यहाँ सिर्फ हिडिंबा मैम का जादू चलता है। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। छात्रों ने उन्हें घेर लिया। विक्रम डर के मारे रुद्र के पीछे छिप गया। रुद्र भाई, जादू नहीं चल रहा, अब क्या करेंगे? क्या हम पिटेंगे? रुद्र ने अपनी जेब में हाथ डाला। जादू नहीं चल रहा? कोई बात नहीं, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो जादू से भी तेज चलती है। रुद्र ने जेब से सफेद चौक का एक टुकड़ा निकाला। रुद्र ने उस चौक को अपनी उंगलियों के बीच में फंसाया। चमन, तुम्हें पता है बचपन में मैं कंचे बहुत खेलता था और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। रुद्र ने चमन के माथे का निशाना साधा और अपनी उंगली से चौक को फ्लिक किया। सन्नन। वो छोटा सा चौक का टुकड़ा हवा में गोली की रफ्तार से गया। टप, सीधा चमन के माथे के बीचों बीच लगा। भले ही रुद्र का जादू बंद था, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत तो अमर थी। उसके हाथ का एक हल्का सा झटका भी तोप के गोले जैसा था। चमन का सिर पीछे की तरफ झटका। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वो लड़खड़ाकर अपनी ही टीम के ऊपर गिर पड़ा। धड़ाम। बाकी छात्र डर गए। हेड बॉय गिर गए। एक चौक से? रुद्र ने दूसरा चौक निकाला। और किसको चाहिए? मेरे पास पूरा डिब्बा है। अनुशासन समिति के छात्र डरकर पीछे हट गए। भागो, ये लड़का खतरनाक है, इसके पास घातक चौक है। वे सब चमन को छोड़कर भाग गए। रुद्र ने चौक को फूंका जैसे पिस्तौल की नली फूंकते हैं और जेब में रख लिया। चलो, रास्ता साफ है। टीम आगे बढ़ी। वे छिपते छिपाते कैंटीन के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे। अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। बड़े बड़े पतीलों में हरी हरी लौकी उबल रही थी और कोने में शेफ संजीव, वही जहरीला रसोइया, बैठकर रो रहा था। रुद्र उसके पास गया। शेफ साहब, आप रो क्यों रहे हैं? क्या प्याज काट रहे हैं? शेफ ने ऊपर देखा।
उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र, तुम आ गए, बचा लो मुझे। हिडिंबा मैम ने मुझे मजबूर किया है। वो कहती है कि अगर मैंने रोज 500 किलो लौकी नहीं बनाई तो वो मुझे भी लौकी बना देंगी। रुद्र, प्रिंसिपल आर्यमान कहाँ है? शेफ ने इधर उधर देखा और फुसफुसाया। उन्हें पुस्तकालय के काल कोठरी में कैद किया गया है, लेकिन वहां जाना नामुमकिन है। वहां का दरवाजा एक होमवर्क राक्षस द्वारा सुरक्षित है। वो राक्षस तब तक दरवाजा नहीं खोलता जब तक तुम उसका दिया हुआ गणित का सवाल हल नहीं कर देते। विक्रम, गणित? फिर तो हम गए। मुझे तो 2 का पहाड़ा भी ठीक से नहीं आता। रुद्र ने शेफ के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो शेफ, मैं लौकी का बदला लूंगा। तुम बस मेरे लिए क्या यहाँ कोई छिपा हुआ नूडल्स का पैकेट बचा है? शेफ ने अपनी टोपी के अंदर से एक सीक्रेट मसाला पैकेट निकालकर रुद्र को दिया। ये आखिरी है, इसे संभाल कर रखना। रुद्र ने उसे ऐसे लिया जैसे कोहिनूर हीरा हो। सीन, लाइब्रेरी का दरवाज़ा। टीम लाइब्रेरी के सामने पहुंची। दरवाज़ा लोहे का था और उस पर एक बड़ा सा चेहरा बना हुआ था जो कागज़ों से बना हुआ था। ये था होमवर्क राक्षस। राक्षस की आंखें खुली। रुक जाओ, आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली सुलझानी होगी। विषय एडवांस कैलकुलस। विक्रम और जोरावर ने हाथ खड़े कर दिए। हमसे ना हो पाएगा। रिया आगे आई। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने ट्यूशन पढ़ी थी। राक्षस ने सवाल पूछा। अगर एक ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और उसमें 50 असुर बैठे हैं और रुद्र के पास 2 नूडल्स के पैकेट हैं, तो बताओ सूर्य का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सन कितना है? रिया का सिर चकरा गया। ये कैसा सवाल है? इसका कोई लॉजिक नहीं है। राक्षस हंसा। गलत जवाब, सजा, एक्स्ट्रा होमवर्क। राक्षस ने अपने मुंह से कागज के गोले फेंकने शुरू किए जो बम की तरह फट रहे थे। टीम बचने के लिए इधर उधर कूदने लगी। रुद्र आगे आया। कागज के ढेर, सवाल तो ढंग का पूछ। राक्षस, तुम हल करोगे? ठीक है, बताओ। x² + y² = रुद्र ने जम्हाई ली। उसने अपनी जेब से नागेश को निकाला। नागेश, क्या तुम्हें गणित आता है? नागेश, स्वामी, मैं नाग हूँ, मुझे बस हिसाब बराबर करना आता है। रुद्र ने नागेश को राक्षस की तरफ फेंक दियो। जाओ, इसका हिसाब करो। नागेश हवा में उड़ा और सीधा उस कागज के राक्षस के मुंह के अंदर घुस गया। राक्षस, अरे ये क्या है? ये मेरे पेट में गुदगुदी कर रहा है। अंदर जाकर नागेश ने अपना आकार बढ़ाया। कागज का राक्षस फूलने लगा। नहीं, मैं फट जाऊंगा, मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। फट, पॉपिंग साउंड। कागज का राक्षस कागज के टुकड़ों में बिखर गया। नागेश ने उसे अंदर से फाड़ दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। वहां प्रिंसिपल आर्यमान एक कुर्सी से बंधे थे। उनके मुंह पर टेप लगा था और उनके सामने खड़ी थी हिडिंबा। लेकिन हिडिंबा अकेली नहीं थी। उसके हाथ में एक काली छड़ी थी और उसके बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था। उसने स्कूल की पीटी यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। हिडिंबा ने पीछे मुड़कर देखा। आह रुद्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। स्वागत है मेरी नई क्लासरूम में। रुद्र ने अपने नूडल्स के मसाले को जेब में सुरक्षित किया। मैम, आपने स्कूल का माहौल बहुत सीरियस कर दिया है। और लौकी, सीरियसली? हिडिंबा ने अपनी काली छड़ी जमीन पर मारी। हंसना बंद करो। ये छड़ी मुझे असुर सम्राट ने गिफ्ट की है। इसके जरिए मैं किसी को भी अपना गुलाम बना सकती हूँ। और अब तुम मेरे सबसे अच्छे मॉनिटर बनोगे। हिडिंबा ने छड़ी रुद्र की तरफ घुमाई। उसमें से बैंगनी रंग की किरण निकली। रुद्र, घुटने टेको और होमवर्क मांगो। रुद्र खड़ा रहा। किरण उस पर लगी। रुद्र की आंखें बैंगनी हो गईं। रिया चिल्लाई, रुद्र नहीं। रुद्र का चेहरा भावहीन हो गया। वो रोबोट की तरह आगे बढ़ा। उसने हिडिंबा के सामने हाथ जोड़े। हिडिंबा खुश हो गई। हाँ, ये काम कर गया। अमर राजा मेरा गुलाम है। बोलो रुद्र, क्या चाहिए? रुद्र ने बहुत ही मशीनी आवाज में कहा। मैम, होमवर्क नहीं चाहिए। मुझे बस ये पूछना था, आज लंच में लौकी की जगह पनीर मिल सकता है क्या? हिडिंबा का मुंह खुला रह गया। क्या मेरा जादुई वशीकरण फेल हो गया? तुम पर असर क्यों नहीं हुआ? रुद्री ने अपनी आंखें रगड़ी। बैंगनी रंग गायब हो गया। मैम, मेरा दिमाग नूडल्स से भरा है। वहाँ आपके जादू के लिए जगह ही नहीं है। हिडिंबा को गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर जादू नहीं तो शक्ति सही। पीटी मास्टर, इसे खत्म कर दो। वो नकाबपोश पीटी मास्टर आगे आया। उसने अपना नकाब उतारा। वो कोई और नहीं बल्कि रिकी रफ्तार था, वही डांस वाला विलेन। वो जेल से भाग गया था और अब हिडिंबा के साथ मिल गया था। रिकी ने कहा, यो रुद्र, पिछली बार डांस में हराया था, आज डज बॉल खेलेंगे और बॉल बम की होगी। रिकी के हाथ में 2 जलते हुए गोले आ गए। हिडिंबा के पास जादुई छड़ी थी और रुद्र के पास
चौक का डिब्बा और एक भूखा सांप था। प्रिंसिपल आर्यमान जो बंधे थे, उन्होंने मफल्ड आवाज में कुछ कहने की कोशिश की, मम्मा, लेकिन रुद्र नहीं भागा। रुद्र ने अपनी काष्ठ तलवार निकाली। रिया, विक्रम, जोरावर, प्रिंसिपल सर को खोलो, इन दोनों जोकरों को मैं संभालता हूँ। अब होगा प्रिंसिपल ऑफिस का महायुद्ध। क्या रुद्र हिडिंबा की काली छड़ी को तोड़ पाएगा और रिकी के बम वाले डज बॉल से कैसे बचेगा? प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। एक तरफ रिक्की रफ्तार पीटी मास्टर के वेश में अपने हाथों में जलते हुए डॉज बॉल्स उछाल रहा था। दूसरी तरफ हिडिंबा अपनी काली छड़ी से बैंगनी रंग की तरंगे छोड़ रही थी। कुर्सी पर बंधे प्रिंसिपल आर्यमन अपनी आंखों से इशारा कर रहे थे, भागो, ये दोनों पागल हो गए हैं। रुद्र ने अपनी काष्ठ तलवार को मजबूती से पकड़ा। उसने अपनी टीम को आदेश दिया, रिया, विक्रम, जोरावर, तुम लोग फ्लैंक करो और प्रिंसिपल सर को खोलो, मैं इन दोनों का वार्म अप करवाता हूँ। विक्रम कांप रहा था। रुद्र भाई, फ्लैंक क्या होता है? खाने की चीज़ है? रिया ने विक्रम का हाथ खींचा। चुपचाप मेरे पीछे आओ। रिक्की रफ्तार हंसा। यो रुद्र, लेट्स प्ले। बॉल नंबर 1, ज्वालामुखी स्ट्राइक। रिक्की ने पूरी ताकत से एक लाल रंग की गेंद रुद्र के चेहरे पर फेंकी। वो गेंद हवा में सीटी बजाती हुई आई। अगर ये लगती तो रुद्र का चेहरा तंदूरी रोटी बन जाता। रुद्र अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपनी लकड़ी की तलवार को ऐसे पकड़ा जैसे वो क्रिकेट का बल्ला हो। रुद्र की आंखें गेंद की रफ्तार को स्लो मोशन में देख रही थी। यॉकर है। जैसे ही गेंद पास आई, रुद्र ने तलवार घुमाई। ठक। रुद्र ने गेंद को डिफेंड नहीं किया, बल्कि उसे वापस रिक्की की तरफ स्ट्रेट ड्राइव मारा। गेंद दुगुनी रफ्तार से वापस गई। रिक्की चौंक गया। व्हाट? उसने झुककर खुद को बचाया। गेंद उसके पीछे दीवार पर लगी। बूम! दीवार में एक बड़ा छेद हो गया और ईंटें बिखर गईं। रिक्की पसीना पोंछने लगा। ये लड़का बैटिंग भी जानता है। रुद्र ने तलवार को कंधे पर रखा। अगली बॉल प्लीज, और थोड़ी स्पिन कराना। रिक्की को गुस्सा आ गया। उसने एक साथ 3 गेंदें उठाईं। मल्टी बॉल अटैक। उसने तीनों गेंदें एक साथ फेंकी। रुद्र ने अपनी तलवार को हवा में नचाया। ठक ठक ठक। तीनों गेंदें अलग अलग दिशाओं में उड़ी। एक गेंद खिड़की तोड़कर बाहर गई, दूसरी गेंद सीलिंग फैन से टकराई और पंखा नीचे गिर गया। धड़ाम। तीसरी गेंद गलती से हिडिंबा के पास जा रही थी। हिडिंबा ने अपनी काली छड़ी घुमाई और गेंद को हवा में ही राख कर दिया। हिडिंबा ने रिक्की पर चिल्लाया, बेवकूफ, निशाना देखकर लगा। रुद्र, अब मेरा खेल देखो। हिडिंबा ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अनुशासन मंत्र, डिटेंशन जंजीरें। कमरे के फर्श से काले रंग की जादुई जंजीरें निकली। वे सांपों की तरह रेंगती हुई रिया, विक्रम और जोरावर की तरफ बढ़ीं। रिया ने अपनी बर्फ की तलवार से जंजीरों को काटने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें फिर से जुड़ गईं। खटर पटर। जंजीरों ने विक्रम को पूरी तरह जकड़ लिया और उसे हवा में उल्टा लटका दिया। विक्रम चिल्लाया, अरे, मेरा सिर घूम रहा है, मेरी जेब से सिक्के गिर रहे हैं। रिया और जोरावर भी पकड़े गए। वे हिल नहीं पा रहे थे। हिडिंबा हंसी, हा, अब तुम्हारी बारी है रुद्र, सरेंडर कर दो और जिंदगी भर के लिए मुर्गा बन जाओ। रुद्र अकेला बचा था। उसके दोस्त पकड़े गए थे, प्रिंसिपल बंधे थे। रिक्की और हिडिंबा उसे घेर रहे थे। रुद्र ने एक लंबी सांस ली। मैम, आपने मुझे मजबूर कर दिया। मैं हिंसा पसंद नहीं करता, लेकिन अपने दोस्तों को उल्टा लटकते देख मुझे चक्कर आते हैं। रुद्र ने अपनी जेब से चौक का डिब्बा निकाला। उसने मुट्ठी भर चौक हवा में उछाले। जाओ! रुद्र ने हवा में उछाले गए हर चौक के टुकड़े पर अपनी अमर ऊर्जा का एक कण डाल दिया। वे साधारण चौक के टुकड़े अब मिनी मिसाइल बन गए थे। सूं सूं सूं, हवा चीरने की आवाज़। चौक के टुकड़े तूफान की तरह उड़े। कुछ टुकड़े रिक्की की बची हुई गेंदों से टकराए और उन्हें फोड़ दिया। कुछ टुकड़े हिडिंबा की जंजीरों से टकराए। टिंग टिंग टिंग। जंजीरें टूटकर बिखर गईं। विक्रम, रिया और जोरावर धड़ाओं से नीचे गिरे। हिडिंबा हैरान थी। चौक से काला जादू काट दिया। रुद्र अब हिडिंबा की तरफ बढ़ा। हिडिंबा ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अपनी छड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और चिल्लाई, परम मंत्र, पिन ड्रॉप साइलेंस। पूरे कमरे में एक भारी दबाव आ गया। ऐसा लगा जैसे हवा जम गई हो। इस मंत्र के तहत कोई भी इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, यहाँ तक कि पलक भी नहीं झपक सकता। रिया और बाकी सब पुतले बनकर रह गए, लेकिन रुद्र ने अपना कदम आगे बढ़ाया। खट! रुद्र के जूतों की आवाज़ सन्नाटे में गूंजी। हिडिंबा की आंखें बाहर आ गईं। तुम हिल कैसे रहे हो? ये पिन ड्रॉप साइलेंस है। रुद्र चलते हुए हिडिंबा के बिल्कुल करीब आ गया। उसने हिडिंबा की आंखों में देखा।
रुद्र ने कहा, मैम मैं बैक बेंचर हूँ, हम पिन ड्रॉप साइलेंस में भी बातें कर लेते हैं, आपका जादू मुझ पर नहीं चलेगा। रुद्र ने हिडिंबा के हाथ से वो काली छड़ी छीन ली। छड़ी ने रुद्र के हाथ को जलाने की कोशिश की काले जादू से, लेकिन रुद्र ने छड़ी को जोर से भींचा। बहुत उछल रही है तू। रुद्र ने छड़ी को अपने घुटने पर रखा और कड़क 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही छड़ी टूटी उसमें से एक काला धुआं निकला और खिड़की से बाहर भाग गया। ये असुर सम्राट का दिया हुआ शाप था। धुआं हटते ही हिडिंबा गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें बैंगनी नहीं सामान्य थीं। वो अपना सिर पकड़े हुए थी। आह, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और रुद्र, तुम मेरे हाथ में टूटी हुई लकड़ी क्यों दे रहे हो? हिडिंबा वापस नॉर्मल हो चुकी थी, मतलब सख्त वार्डन लेकिन बुरी नहीं। उधर रिक्की रफ्तार ने देखा कि उसकी बॉस हार गई है। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ भागने लगा। मैं चलता हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। लेकिन दरवाजे पर शेरू खड़ा था। शेरों ने अपने आकार बढ़ाया दानव रूप में और रिक्की के सामने गुर्राया। ग्रर। रिक्की डर के मारे वहीं बैठ गया। सॉरी टॉमी, गुड डॉगी। शेरू और बाकी सब ने दौड़कर प्रिंसिपल आर्यमन को खोला। आर्यमन ने मुंह से टेप हटाया और गहरी सांस ली। धन्यवाद बच्चों, तुमने स्कूल को बचा लिया। आर्यमन ने रुद्र को देखा। रुद्र, तुमने फिर कमाल कर दिया। वो छड़ी बहुत शक्तिशाली थी, तुमने उसे कैसे तोड़ा? रुद्र ने टूटी हुई छड़ी डस्टबिन में फेंकी। सर, वो दीमक खाई हुई थी, सस्ती लकड़ी थी। वैसे अब जब स्कूल आज़ाद हो गया है तो क्या कैंटीन खुलेगी? मुझे बहुत भूख लगी है। सीन, शाम का समय, स्कूल का मैदान। स्कूल वापस सामान्य हो रहा था। दीवारों का रंग वापस सफ़ेद किया जा रहा था। कैंटीन खुल गई थी और बच्चों को नूडल्स मिल रहे थे। रुद्र एक बेंच पर बैठा नूडल्स खा रहा था। उसके चेहरे पर परम शांति थी। तभी प्रिंसिपल आर्यमन उसके पास आकर बैठे। उनका चेहरा गंभीर था। रुद्र, खाना कैसा है? रुद्र, नमक थोड़ा कम है पर आज़ादी का स्वाद है। आर्यमन ने कहा, रुद्र, हिडिंबा पर जो काला जादू था वो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने प्राचीन पोथियों की जांच की है। असुर सम्राट ने स्कूल पर हमला इसलिए नहीं किया कि वो हमें हराना चाहता था। वो कुछ ढूंढ रहा था। रुद्र ने नूडल्स खाना रोका। क्या ढूंढ रहा था? मेरा सीक्रेट मसाला? आर्यमन ने जमीन की तरफ इशारा किया। नहीं, इस स्कूल के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में एक सोया हुआ टाइटन है। ये पृथ्वी का सबसे पुराना राक्षस है, भस्मासुर का कंकाल। अगर असुर सम्राट ने उसे जगा दिया तो वो पूरी दुनिया को राख कर देगा। रुद्र ने सोचा, अरे यार, बेसमेंट में भूत, छत पर राक्षस और अब जमीन के नीचे टाइटन। ये स्कूल है या हॉन्टेड हाउस? आर्यमन ने रुद्र को एक चाबी दी। ये अंडरग्राउंड लाइब्रेरी की चाबी है। वहां जाओ और पता लगाओ कि टाइटन को कैसे सुलाया जा सकता है, इससे पहले कि असुर सम्राट वहां पहुंचे। रुद्र ने चाबी ली। ठीक है सर, लेकिन ये ओवर टाइम है, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। रुद्र चाबी लेकर चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में किताबें नहीं बल्कि आत्माएं रहती हैं जो किताबों की रक्षा करती हैं। और वहाँ का लाइब्रेरियन कोई इंसान नहीं बल्कि एक 5000 साल पुराना उल्लू है जो सिर्फ पहेलियों में बात करता है। क्या रुद्र उस उल्लू को झेल पाएगा और क्या उसे टाइटन का राज मिलेगा? प्रिंसिपल आर्यमन ने रुद्र को स्कूल के बेसमेंट के नीचे बनी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी की चाबी दी थी। मिशन था भस्मासुर के कंकाल को सुलाने का तरीका ढूंढना। रुद्र ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। रिया क्योंकि वो पढ़ाकू है, नागेश क्योंकि वो अंधेरे में देख सकता है और शेरू क्योंकि उसे हड्डियों में दिलचस्पी है। विक्रम ने आरे से मना कर दिया। उसका कहना था, किताबें? मुझे किताबों से एलर्जी है, मैं ऊपर पहरा दूंगा। रुद्र ने एक पुरानी जंग लगी लिफ्ट का बटन दबाया। चर्र खट, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। अंदर से सड़े हुए कागज़ और फिनाइल की गंध आ रही थी। रुद्र ने नाक पर रुमाल रखा। उफ, यहाँ तो ऑक्सीजन से ज़्यादा धूल है, चलो जल्दी निपटाते हैं। लिफ्ट नीचे जाने लगी। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 10। लिफ्ट बेसमेंट 13 पर जाकर रुकी। टिंग, दरवाज़ा खुला। सामने का नज़ारा देखकर रिया का मुंह खुला रह गया। ये कोई कमरा नहीं था, ये एक अनंत हॉल, इन्फिनिट हॉल था। जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक किताबों की अलमारियाँ थीं। कुछ अलमारियाँ हवा में तैर रही थी, कुछ उल्टी लटकी थी। सीढ़ियाँ अपनी जगह बदल रही थी जैसे हॉगवर्ट्स में होता है। हवा में हज़ारों किताबें पक्षियों की तरह उड़ रही थी और फड़फड़ा रही थी। फड़ फड़। नागेश ने जीभ लपकाई। स्वामी, यहाँ बहुत सारे कागज़ के पंछी हैं, क्या मैं एक पकड़ लूँ? रुद्र ने चेतावनी दी। खबरदार, अगर किसी किताब को छुआ और उस पर लेट फी लगी हुई तो लाइब्रेरी वाला हमारी चमड़ी उतार लेगा। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े।
लाइब्रेरी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा डेस्क था। उस डेस्क पर एक विशालकाय उल्लू बैठा था। उसने चश्मा पहना था और उसके पंखों में एक मोरपंख की कलम थी। वो कुछ लिख रहा था। ये थे पंडित उल्लूनाथ, द एंशिएंट लाइब्रेरियन। उल्लू ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई और रुद्र को देखा। उसने अपनी चोंच खोली और भारी आवाज में बोला, कौन है? कौन मेरी शांति भंग करने आया है? क्या तुम्हारे पास लाइब्रेरी कार्ड है? रिया ने शिष्टाचार दिखाते हुए कहा, नमस्ते पंडित जी, हम प्रिंसिपल आर्यमन की तरफ से आए हैं। हमें भस्मासुर के बारे में जानकारी चाहिए। उल्लूनाथ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। भस्मासुर? उस पापी का नाम मेरे पवित्र पुस्तकालय में मत लो। उसकी जानकारी काले खंड में है। लेकिन उल्लू रुका और उसने रुद्र को घूरा। लेकिन वो किताबें बहुत गुस्सैल हैं। वे अजनबियों को पसंद नहीं करती। अगर तुम उनके पास गए तो वे तुम्हें चबा जाएंगी। रुद्र ने कहा, पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, मैं किताबों को नहीं छेड़ूंगा, बस ज़ेरॉक्स करवा के वापस दे दूंगा। उल्लूनाथ ने एक शर्त रखी, अंदर जाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें मौन व्रत रखना होगा। अगर किसी ने भी आवाज़ निकाली तो ये पूरी लाइब्रेरी तुम्हें निगल लेगी। रुद्र ने शेरू और नागेश के मुंह पर टेप लगा दिया, काल्पनिक। मंजूर है। वे काले खंड की तरफ बढ़े। यहाँ का माहौल और भी डरावना था। किताबें जंजीरों से बंधी हुई थी और उनके अंदर से गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। गर्र, किताबों का गुर्राना। नागेश एक किताब के पास गया जिस पर लिखा था राक्षसों का इतिहास। जैसे ही रिया ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, किताब का कवर खुला और उसमें से कागज़ के नुकीले दांत निकले। खच! किताब ने रिया की उंगली काटने की कोशिश की। रिया ने झटके से हाथ पीछे खींचा। उई माँ, ये तो कुत्ता है। रिया की चीख निकल गई। नियम टूट गया, आवाज़ हो गई। अचानक लाइब्रेरी की बत्तियां लाल हो गई। सायरन बजने लगा, जो कि किताबों की चिल्लाहट थी। घुसपैठिए, शोर मचाया, आक्रमण। हवा में उड़ रही हजारों किताबें बाज की तरह रुद्र और उसकी टीम पर झपटी। मोटी मोटी डिक्शनरी मिसाइल की तरह आ रही थी। कॉमिक बुक्स पन्नों के ब्लेड फेंक रही थी। नागेश चिल्लाया, स्वामी, ज्ञान हम पर हमला कर रहा है। मैं हमेशा कहता था पढ़ाई जानलेवा होती है। रुद्र ने देखा कि हजारों किताबें उन पर गिर रही हैं। वो लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि किताबें फाड़ना बुरी बात है, सरस्वती माँ का अपमान। तो उसने दूसरा तरीका अपनाया। रुद्र ने अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला। उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और उसे स्ट्रोबो मोड, भपकने वाली लाइट पर डाल दिया। तेज़ रोशनी किताबों की आंखों पर पड़ने लगी। रुद्र ने जोर से चिल्लाया, रुको, अगर किसी ने हमला किया तो मैं तुम सबका स्पॉइलर बता दूंगा। मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि कहानी के अंत में विलन मर जाता है। किताबें हवा में रुक गईं। किताबों के लिए स्पॉइलर सुनना मौत से बदतर होता है। अगर किसी ने उनका अंत बता दिया तो उन्हें कौन पढ़ेगा। एक मोटी किताब, शायद हैरी पॉटर जैसी, आगे आई और उसने अपना कवर फड़फड़ाया, किताबी भाषा में। नहीं, प्लीज़ स्पॉइलर मत देना, हम पीछे हट रहे हैं। रुद्र ने ब्लैकमेलिंग से काम निकाल लिया। शाबाश, अब मुझे वो किताब दो जिसमें भस्मासुर का राज है। चुपचाप ले आओ। किताबों ने आपस में कानाफूसी की। फिर एक पुरानी धूल भरी काले चमड़े की डायरी उड़ते हुई रुद्र के पास आई। इस पर लिखा था, मेरी गलतियाँ, लेखक भस्मासुर। रुद्र ने डायरी पकड़ी। थैंक यू, अब सो जाओ सब। रुद्र, रिया और बाकी सब डायरी लेकर उल्लूनाथ के पास वापस आए। उल्लूनाथ सो रहे थे, खड़े खड़े। रुद्र ने मेज़ पर उंगली खटखटाई। पंडित जी, काम हो गया, अब हमें इसका ट्रांसलेशन चाहिए। ये किसी अजीब भाषा में लिखी है। उल्लूनाथ ने एक आंख खोली। उसने डायरी देखी। ये असुर लिपि है। इसमें लिखा है कि भस्मासुर ने अपनी अमरता एक ताले में बंद कर दी थी और उस ताले की चाबी। उल्लू ने पन्ना पलटा। उस ताले की चाबी कोई धातु नहीं, वो एक प्राचीन हार है। एक ऐसा हार जिसमें चंद्रमा का पत्थर लगा हो। रिया ने सोचा, चंद्रमा का पत्थर? मैंने ऐसा हार कहीं देखा है। रुद्र के दिमाग में घंटी बजी। दादी माँ? रुद्र को याद आया, बचपन में उसकी दादी माँ एक पुराना हार पहनती थी जिसमें सफ़ेद पत्थर चमकता था। दादी कहती थी कि ये उनके पूर्वजों की निशानी है। अरे नहीं, रुद्र ने सोचा, दादी ने वो हार तो मेरे घर के पूजा वाले कमरे में रखा है। उल्लूनाथ ने आगे बढ़ा। सावधान, अगर वो हार किसी असुर के हाथ लग गया तो वो भस्मासुर के कंकाल को जगाकर उसमें अपनी आत्मा डाल देगा। फिर वो नया भस्मासुर बन जाएगा। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब असुर सम्राट मेरे घर जा रहा होगा या शायद पहुंच चुका होगा। रुद्र ने शेरू को देखा। शेरू, हमें घर जाना होगा अभी, पापा और मम्मी खतरे में हो सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी से बाहर निकलने से पहले रुद्र को एक अजीब सा एहसास हुआ।
उसे लगा कि लाइब्रेरी के अंधेरे कोने में कोई उन्हें देख रहा है, कोई जो न तो किताब है, न उल्लू, न ही छात्र। एक परछाई अलमारी के पीछे छिपी थी। उस परछाई की आंखें लाल थीं। उसने रुद्र की बातें सुन ली थी। हार घर में है, वो परछाई बुदबुदाई, और फिर वो परछाई दीवार में पिघलकर गायब हो गई। ये छाया संघ का सबसे बड़ा जासूस था, मिस्टर इनविजिबल। वो रुद्र से पहले उसके घर पहुंचने वाला था। रुद्र लिफ्ट की तरफ भागा। जल्दी चलो, लिफ्ट बटन दबाओ। लेकिन लिफ्ट खराब हो गई। खर्र, लिफ्ट अटक गई। अरे यार, सरकारी लिफ्ट। रुद्र ने लात मारी। अब उनके पास एक ही रास्ता था, सीढ़ियां, और बेसमेंट 13 से ऊपर जाना मतलब हजारों सीढ़ियां चढ़ना। रुद्र ने रिया को देखा। रिया, क्या तुम मुझे पीठ पर उठा सकती हो? मुझे आलस आ रहा है। रिया, रुद्र भागो! उधर रुद्र के घर पर रुद्र की माँ सविता जी पूजा कर रही थी। सामने भगवान की मूर्ति के पास वो हार रखा था, और खिड़की के बाहर एक अदृश्य साया, मिस्टर इनविजिबल, अंदर घुसने की फिराक में था। क्या रुद्र समय पर घर पहुंच पाएगा, या फिर उसकी माँ अनजाने में उस जासूस का सामना करेंगी और शायद उसे बेलन से मार भगाएं? कहानी 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ रुद्र और उसकी टीम स्कूल के बेसमेंट 13 में फंसी है, जहां लिफ्ट खराब हो चुकी है। उन्हें ऊपर जाने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी हैं। दूसरी तरफ रुद्र के घर में मिस्टर इनविजिबल यानी छाया संघ का जासूस घुसने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो उस जादुई हार को चुरा सके। सीन 1, सीढ़ियों का नरक। बेसमेंट की सीढ़ियां कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। विक्रम की जीभ बाहर लटक रही थी। वो घुटनों के बल रेंग रहा था। पानी, पानी, क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? मेरी वसीयत लिख लो। रिया भी हाँफ रही थी। रुद्र, तुमने कहा था तुम्हारे पास शॉर्टकट है, ये तो ट्रैकिंग हो गई। रुद्र सबसे पीछे आराम से चल रहा था। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। रुद्र ने ऊपर देखा। यार, अभी तो सिर्फ 50वीं सीढ़ी चढ़े हैं, कुल 2000 हैं। अगर ऐसे चले तो घर पहुंचते पहुंचते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। रुद्र ने अपनी जेब से नागेश को निकाला। नागेश, क्या तुम बड़े होकर एस्कलेटर बन सकते हो? नागेश, स्वामी, मैं नाग हूं, मेट्रो स्टेशन नहीं। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे अपनी आलस विद्या का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। रुद्र ने सीढ़ियों पर अपना पैर पटका। गुरुत्वाकर्षण विलोम, ग्रेविटी रिवर्स। अचानक सीढ़ियों का गुरुत्वाकर्षण बदल गया। अब सीढ़ियां ऊपर की तरफ नहीं खींच रही थीं, बल्कि खुद ब खुद नीचे जा रही थीं, जैसे कोई स्लाइड हो। लेकिन रुद्र ने टीम को हवा में हल्का, वेटलेस कर दिया। वे सब गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगे और तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगे। विक्रम हवा में तैरते हुए चिल्लाया, वाह, मैं उड़ रहा हूँ, मैं सुपरमैन हूँ। रुद्र ने कहा, सुपरमैन नहीं, तुम बस हीलियन बलून हो। हाथ पैर अंदर रखो, वरना दीवार से टकरा जाओगे। वे रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की तरफ शूट हुए। सीन 2, रमेश्वर निवास, रुद्र का घर। दोपहर का समय था। रुद्र के घर में शांति थी। रुद्र की माँ सविता देवी ने अभी अभी पूरे घर में पोछा लगाया था। फर्श आईने की तरह चमक रहा था। टीवी पर उनका पसंदीदा सीरियल आ रहा था। सविता जी पूजा के कमरे में गईं। भगवान की मूर्ति के सामने वो चंद्रमा का हार रखा था। सविता जी ने हार को देखा। सासू माँ ने कहा था, ये खानदानी हार है, लेकिन ये इतना पुराना और भारी है, इसे पहनकर सब्जी लेने कैसे जाऊं? इसे लॉकर में ही रखवा दूंगी। तभी घर का मुख्य दरवाजा, जो बंद था, उसके नीचे से हवा का एक झोंका आया। दरवाजा नहीं खुला, खिड़की नहीं खुली, लेकिन एक अदृश्य साया कीहोल से धुआं बनकर अंदर घुस गया। मिस्टर इनविजिबल अब घर के अंदर था। वो पूरी तरह अदृश्य था। उसे कोई नहीं देख सकता था। उसने मन में सोचा, कितना आसान काम है, बस हार उठाओ और निकल जाओ। इस घर की औरत को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। मिस्टर इनविजिबल ने लिविंग रूम में पहला कदम रखा। उसने जूता पहना हुआ था। जैसे ही उसका गंदा जूता गीले फर्श पर पड़ा, एक हल्का सा निशान बन गया। सविता जी, जो किचन में थी, अचानक रुकी। एक भारतीय माँ की छठी इंद्री जाग गई थी। रुको, मैंने अभी पोछा लगाया था, ये किरकिर की आवाज़ कहाँ से आई? सविता जी बाहर आईं। उन्होंने फर्श पर वो मिट्टी का निशान देखा। उनका पारा चढ़ गया। किसने गंदे पैर रखे? रमेश्वर तो ऑफिस में है, रुद्र स्कूल में है, तो ये कौन है? मिस्टर इनविजिबल को लगा कि वो सुरक्षित है, क्योंकि वो अदृश्य नहीं दिख रहा। वो दबे पांव पूजा घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक फूलदान रखा था। इनविजिबल का हाथ गलती से उससे टकरा गया। फूलदान हिलने लगा। सविता जी की नज़र बाज की तरह थी। हवा नहीं चल रही तो फूलदान क्यों हिला? चूहा, जरूर कोई मोटा चूहा घुस आया है। सविता जी ने किचन से अपना सबसे भरोसेमंद हथियार उठाया, झाड़ू। मिस्टर इनविजिबल पूजा घर के दरवाजे पर था। वो हार उठाने ही वाला था। अचानक सटाक,
हवा में ही उसे कमर पर एक जोरदार झाड़ू पड़ी। मिस्टर इनविजिबल मन में, क्या हुआ? मुझे किसने मारा? मैं तो अदृश्य हूँ। सविता जी हवा में अंधाधुंध झाड़ू चला रही थी। निकल निकल यहाँ से चूहे, मेरे घर में गंदगी फैलाएगा। सटाक सटाक। इनविजिबल हैरान था, ये औरत मुझे देख सकती है? नहीं, ये तुक्का मार रही है। उसने सोचा कि वो छत पर चढ़कर बच जाएगा। वो सोफे पर चढ़ा। सविता जी ने देखा कि सोफे का गद्दा दब रहा है अदृश्य बोझ से। अच्छा, सोफे पर चढ़ेगा, नीचे उतर। सविता जी ने अब अपना सेकेंडरी वेपन निकाला, फ्लाइंग चप्पल। उन्होंने एक चप्पल फेंकी। चप्पल ने हवा में कर्व लिया और सीधा उस अदृश्य आदमी के मुंह पर लगी। चट! इनविजिबल का संतुलन बिगड़ गया, वो सोफे से गिर पड़ा। ये औरत ये साधारण नहीं है, इसकी चप्पल में होमिंग मिसाइल की तकनीक है। इनविजिबल को गुस्सा आ गया। बहुत हुआ, अब मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। उसने अपनी जेब से एक बेहोशी गैस का बम निकाला। वो उसे फोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी सविता जी किचन की तरफ भागी। रुक, तुझे बताती हूँ। वो वापस आई और उनके हाथ में था लाल मिर्च पाउडर का डिब्बा। इनविजिबल, मिर्च? क्या ये मजाक है? सविता जी ने मुट्ठी भर लाल मिर्च हवा में उस दिशा में फेंकी जहां उन्हें हलचल महसूस हो रही थी। लाल मिर्च का बादल हवा में फैल गया। मिर्च पाउडर इनविजिबल की आंखों और नाक में घुस गया। अदृश्य होने का एक नुकसान है, आपकी आंखें तो खुली रहती हैं। मेरी आंखें, जल रहा है, पानी पानी! इनविजिबल की चीख निकल गई। उसकी अदृश्यता टूट गई क्योंकि उसकी आंखों से पानी बहने लगा और वो खांसने लगा। वो धीरे धीरे दिखाई देने लगा। एक आदमी जो काले कपड़ों में था जमीन पर लोट रहा था और अपनी आंखें मल रहा था। सविता जी ने उसे देखा। हाय राम, ये चूहा नहीं, ये चोर है। और देखो, काले कपड़े पहनकर आया है जैसे किसी की 13वीं में आया हो। सविता जी ने अब बेलन उठा लिया और फिर जो धुलाई शुरू हुई वो इतिहास में लिखी जाएगी। धम धम धम! चोरी करेगा मेरे घर में, वो भी गंदे जूतों के साथ। मिस्टर इनविजिबल, जो दुनिया का सबसे खतरनाक जासूस था, अब कोने में दुबक कर रो रहा था। आंटी जी माफ कर दो, मैं हार नहीं लूंगा, बस मुझे जाने दो। सीन 3, रुद्र की एंट्री। तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आया। रुद्र और उसकी टीम खिड़की से कूदकर अंदर आए। रुद्र चिल्लाया, माँ डरो मत, हम आ गए। लेकिन रुद्र चुप हो गया। उसने देखा कि लिविंग रूम में एक आदमी रस्सी से बंधा हुआ पड़ा है। उसका मुंह सूजा हुआ है, आंखें लाल हैं और उसके ऊपर नींबू मिर्ची लटकी है। और सविता जी सोफे पर बैठकर चाय पी रही हैं। माँ, ये कौन है? सविता जी ने चाय की चुस्की ली। पता नहीं बेटा, कोई चोर था, घर में घुसाया। मैंने इसे थोड़ा सा समझा दिया, पुलिस को फोन कर दे। मिस्टर इनविजिबल ने रुद्र को देखा। उसने पहचान लिया। उसने रुद्र से गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई तुम रुद्र हो ना? प्लीज मुझे पुलिस के हवाले कर दो या मुझे मार डालो, लेकिन इस औरत यानी तुम्हारी माँ से दूर ले चलो। इसने मेरी आंखों में एवरेस्ट का तीखा लाल डाल दिया। रुद्र ने शेरू की तरफ देखा। शेरू हंस रहा था। रुद्र ने इनविजिबल के कान में कहा, भाई मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, दुनिया में 3 लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, जॉन विक, रुद्र और रुद्र की माँ। रिया ने वो हार देखा जो अभी भी सुरक्षित था। शुक्र है हार बच गया। पुलिस आई और उस जासूस को ले गई। जासूस पुलिस वैन में बैठकर खुश था कि वो उस घर से बाहर निकल गया। सविता जी ने रुद्र से पूछा, वैसे रुद्र, ये चोर इस पुराने हार के पीछे क्यों पड़ा था? ये तो पीतल था है, इसमें कोई हीरा मोती भी नहीं है। रुद्र ने हार को हाथ में लिया। जैसे ही रुद्र ने उसे छुआ, हार का सफेद पत्थर नीला हो गया। उसमें से एक होलोग्राम निकला। ये एक नक्शा था। सविता जी हैरान रह गई। अरे, ये हार तो प्रोजेक्टर बन गया। दादाजी ने बताया नहीं था इसमें बैटरी लगती है। रुद्र ने नक्शे को देखा। नक्शा अंडरग्राउंड रास्तों का था जो स्कूल के नीचे जा रहे थे और वो एक जगह पर जाकर रुक रहा था। भस्मासुर का दिल। रुद्र ने गंभीरता से कहा, माँ, ये साधारण हार नहीं है, ये चाबी है और अब दुश्मन जानते हैं कि ये हमारे पास है। हमें इसे सुरक्षित जगह ले जाना होगा। सविता जी ने कहा, सुरक्षित जगह? तो इसे मेरे आटे के डिब्बे में छुपा दे, वहाँ कोई चोर नहीं ढूंढ पाएगा। रुद्र ने माथा पीटा। माँ, ये जादुई हार है, सोने की अंगूठी नहीं। तभी घर का फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग। रुद्र ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। ये आवाज किसी दानव की नहीं बल्कि एक मशीन की थी। रुद्र का घर, रमेश्वर निवास, अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। घर के बाहर हरे रंग की लेजर किरणों का एक जाल बिछा हुआ था। ये जाल इतना गर्म था कि अगर कोई मच्छर भी इसे छूता तो वो राख बन जाता। घर के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। सविता जी, रुद्र की माँ, खिड़की से बाहर झांक रही थी, बिना लेजर को छुए। हे भगवान, ये कैसी दिवाली की लाइटें लगा दी हैं इन्होंने, और बिजली का बिल कौन भरेगा? रुद्र, तेरे दोस्तों ने तो मुसीबत खड़ी कर दी।
रुद्र ने अपने दोस्तों रिया, विक्रम और अपने पालतू जानवरों शेरू, नागेश, टिंगू को लिविंग रूम में इकट्ठा किया। रुद्र ने एक व्हाइट बोर्ड निकाला जो वो पढ़ाई के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करता था। रुद्र ने मार्कर से नक्शा बनाया। सुनो टीम, स्थिति गंभीर है। बाहर टेक्नो असुर है, उसके पास रोबोट्स हैं, लेजर गन है और शायद वाईफाई जैमर भी है। विक्रम चिल्लाया, वाईफाई जैमर? नहीं, मैं इंस्टाग्राम पर सेव मी की रील कैसे डालूंगा? रुद्र ने विक्रम के सिर पर मार्कर मारा। फोकस विक्रम, हमारा मिशन है घर को बचाना और सबसे जरूरी, मम्मी के नए सोफे पर खरोच नहीं आनी चाहिए। सविता जी किचन से चिल्लाईं, और मेरे मनी प्लांट को कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने बड़ी मुश्किल से उगाया है। रुद्र ने सिर हिलाया। सुना तुम लोगों ने, अब हथियारों की बात करते हैं। रुद्र ने किचन की तरफ इशारा किया। हमारे पास तलवारें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास चिमटा, बेलन और कढ़ाई है। और याद रखना, एक गर्म कढ़ाई किसी भी ढाल से ज्यादा मजबूत होती है। सीन पहला हमला, द फर्स्ट वेव। घर के बाहर टेक्नो असुर अपनी काली वैन में बैठा कंट्रोल कर रहा था। उसने आदेश दिया, फेज 1 स्पाइडर बॉट्स, घर के अंदर घुसकर टारगेट को ढूंढो। घर की छत पर लगे वेंटिलेशन शाफ्ट और चिमनी से खटखट की आवाजें आने लगी। सैकड़ों छोटे छोटे लोहे के मकड़े अंदर घुसने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और वे दीवारों पर रेंग सकते थे। रिया ने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की। रुद्र ने रोका, नहीं रिया, अगर मम्मी ने तलवार देख ली तो वो पूछेंगी कि ये सब्जी काटने के लिए है या नहीं। हम देसी तरीका अपनाएंगे। रुद्र ने शेरू, कुत्ता और टिंगू पिल्ले को इशारा किया। ऑपरेशन वैक्यूम क्लीनर। रुद्र ने घर का पुराना वैक्यूम क्लीनर निकाला। नागेश ने वैक्यूम की मोटर में घुसकर अपनी पूंछ से उसे सुपरचार्ज कर दिया। वैक्यूम की शक्ति 10 गुना बढ़ गई। मकड़े लिविंग रूम में उतरने लगे। रुद्र ने वैक्यूम ऑन किया। भर्र, वैक्यूम का सक्शन इतना तेज था कि मकड़े हवा में उड़ने लगे। पकड़ो इन्हें, रुद्र चिल्लाया। रुद्र वैक्यूम की नली घुमा रहा था और मकड़े खटखट करके मशीन के अंदर जा रहे थे। एक मकड़ा विक्रम के सिर पर कूद गया। विक्रम चीखा, हटाओ, ये मेरे बालों में फंस गया। सविता जी ने देखा, उनके हाथ में बाथरूम वाइपर था। उन्होंने एक सटीक निशाना लगाया। सटाक, मकड़ा विक्रम के सिर से उड़कर दीवार पर जा लगा और टूट गया। विक्रम, थैंक यू आंटी, लेकिन थोड़ा धीरे मारा करो। 5 मिनट के अंदर सारे स्पाइडर बॉट्स वैक्यूम बैग में कैद हो गए। रुद्र ने बैग को सील किया और लेजर ग्रिड के बाहर फेंक दिया। बूम, बैग बाहर जाकर फट गया और सारे रोबोट नष्ट हो गए। टेक्नो असुर वैन में बैठा दांत पीस रहा था। इन्होंने मेरे स्पाइडर बॉट्स को कचरा बना दिया। फेज 2 शुरू करो, लेजर ड्रोन्स भेजो। सीन खिड़कियों पर हमला। अब घर की खिड़कियों के बाहर दर्जन भर उड़ने वाले ड्रोन्स आ गए। वे कांच के बाहर मंडरा रहे थे और लेजर बीम चार्ज कर रहे थे। रिया ने कहा, रुद्र, कांच टूट जाएगा, लेजर अंदर आ जाएगी। रुद्र ने तुरंत एक आइडिया सोचा। मम्मी, आपके वो पुराने स्टील के थाल कहाँ हैं जो आप मेहमानों के लिए रखती हैं? सविता जी, अलमारी में है। क्यों? रुद्र, जल्दी लाओ, सब लोग एक एक बड़ा चमकदार स्टील का थाल पकड़ो। रुद्र, रिया, विक्रम और सविता जी सबने एक एक बड़ा चमकदार स्टील का थाल पकड़ा। रुद्र ने कहा, जैसे ही वो लेजर मारे, थाल को आईने की तरह इस्तेमाल करो, रिफ्लेक्शन का नियम। एक ड्रोन ने लाल लेजर बीम छोड़ी। ज़्ज़, रुद्र ने अपना थाल आगे किया। बीम स्टील से टकराई और परावर्तित होकर वापस ड्रोन की तरफ गई। बूम, ड्रोन खुद अपनी ही लेजर से जलकर नीचे गिर गया। विक्रम ने भी कोशिश की। उसने थाल टेढ़ा पकड़ा, लेजर टकराई और रिफ्लेक्ट होकर घर के झूमर पर लगी। झूमर की रस्सी जल गई। धड़ाम, झूमर नीचे गिर गया। सविता जी चिल्लाई, विक्रम, वो 5000 का झूमर था, तेरे पापा मार डालेंगे। विक्रम, सॉरी आंटी, फिजिक्स मेरा कमजोर है। रुद्र ने कमान संभाली। सब लोग मेरी तरफ देखो, एंगल 45 डिग्री। सब ने एक साथ थालियां घुमाई। एक डिस्को लाइट जैसा नज़ारा बन गया। लेजर किरणें इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रही थीं और एक एक करके सारे ड्रोन्स नीचे गिर रहे थे। सविता जी को भी मजा आने लगा। अरे वाह, ये तो डांडिया खेलने जैसा है। ठाएं ठाएं, सारे ड्रोन्स खत्म हो गए। सीन द बिग बॉस एंट्री। टेक्नो असुर अब अपना आपा खो चुका था। उसने माइक पर चिल्लाकर कहा, बहुत खेल लिया बच्चों, अब मैं घर के अंदर आ रहा हूँ, दीवार तोड़ने वाला तैयार करो। घर के सामने की जमीन हिली। एक विशालकाय बुलडोजर रोबोट प्रकट हुआ। इसके आगे एक बड़ा सा लोहे का मुक्का लगा था। ये रोबोट सीधे घर की मुख्य दीवार की तरफ बढ़ा। इसका मकसद था दीवार तोड़कर अंदर घुसना। रुद्र ने पसीना पोंछा। दोस्तों, अब थाली और वैक्यूम काम नहीं आएंगे, ये दीवार तोड़ने आ रहा है। रिया ने कहा, हम क्या करें?
हम भाग भी नहीं सकते। रुद्र की नज़र किचन में रखे माइक्रोवेव और इन्वर्टर की बैटरी पर गई। रुद्र के दिमाग में एक खतरनाक जुगाड़ आया। नागेश, टिंगू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रुद्र ने माइक्रोवेव का दरवाज़ा तोड़ा। सविता जी, हे राम, मेरी किस्तों वाला ओवन। रुद्र, उसने इन्वर्टर की तारें माइक्रोवेव के मैग्नेट्रॉन से जोड़ दी। नागेश, तुम बिजली पैदा करो, इलेक्ट्रिक शॉक, और टिंगू, तुम इसमें आग डालो। रुद्र एक ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तोप बना रहा था। बुलडोजर दीवार के करीब आ गया। धम धम, घर हिल रहा था। रुद्र ने वो जुगाड़ू मशीन खिड़की पर रखी। विक्रम, स्विच ऑन करो। विक्रम ने कांपते हाथों से स्विच दबाया। रुद्र ने चिल्लाया, खा ले ये देसी झटका। मशीन से एक नीले रंग की अदृश्य तरंग निकली। वूम! ये तरंग सीधे बुलडोजर रोबोट से टकराई। रोबोट के अंदर के सारे सर्किट्स, चिप्स और वायरिंग एक साथ जल गए। रोबोट जो दीवार तोड़ने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसकी बत्तियां बुझ गई, उसके अंदर से धुआं निकलने लगा और फिर उसका सिर नीचे गिर गया। क्लंक! वो विशालकाय मशीन अब लोहे का कबाड़ बन चुकी थी। घर के बाहर खड़ा टेक्नो असुर अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। सिग्नल लॉस्ट, कनेक्शन फेल। ये कैसे हो सकता है? एक माइक्रोवेव से मेरा टैंक उड़ा दिया। रुद्र ने खिड़की से बाहर झांककर थम्स अप दिखाया। सॉरी अंकल, आपके खिलौने की बैटरी खत्म हो गई। सविता जी ने माइक्रोवेव को देखा जो अब पिघल चुका था। रुद्र, तूने ओवन जला दिया, अब पिज्जा कैसे गर्म करेंगे? रुद्र, माँ, जान बची तो लाखों पाए, पिज्जा तवे पर गर्म कर लेंगे। टेक्नो असुर ने देखा कि उसके सारे गैजेट्स फेल हो गए हैं। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था। वो खुद वैन से बाहर निकला। उसने एक पावर सूट पहन रखा था, आयरन मैन जैसा। उसके हाथों में 2 चमकती हुई तलवारें थीं। टेक्नो असुर लेजर ग्रिड को पार करके घर के दरवाजे पर आया। उसने दरवाजे पर एक लात मारी। धड़ाम! दरवाज़ा टूटकर गिर गया। टेक्नो असुर हॉल में दाखिल हुआ। हार मुझे दे दो, वरना मैं इस घर की नींव हिला दूंगा। रुद्र, रिया और विक्रम पीछे हट गए। सविता जी आगे खड़ी थीं, हाथ में बेलन लिए। सविता जी, खबरदार, जो आगे बढ़ा, जूते उतार कर आ। टेक्नो असुर ने सविता जी को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रुद्र ने दरवाजे के पास एक आखिरी ट्रैप बिछाया था। फर्श पर बहुत सारा तेल और कांच की गोलियां बिखरी हुई थीं। टेक्नो असुर का भारी भरकम मेटालिक पैर उन गोलियों पर पड़ा। स्लिप! टेक्नो असुर का बैलेंस बिगड़ा, वो हवा में उछला। उसका सिर सीधा जाकर टीवी से टकराने वाला था। रुद्र चिल्लाया, नहीं, टीवी नहीं, मैच आ रहा है। रुद्र ने हवा में छलांग लगाई और टेक्नो असुर को टीवी से टकराने से पहले ही बीच में लात मारी। टेक्नो असुर की दिशा बदल गई और वो दीवार से टकराया। धड़ाम! वो बेहोश हो गया। सविता जी ने राहत की सांस ली। शुक्र है टीवी बच गया। वैसे ये लोहे का आदमी कौन है? रुद्र ने जल्दी से कहा, माँ, ये कबाड़ी वाला है, पुराना लोहा लेने आया था, फिसल गया। पुलिस, जो असल में जादुई पुलिस थी, फिर से आई और टेक्नो असुर को घसीटकर ले गई। रुद्र ने लेजर ग्रिड बंद कर दिया, टेक्नो असुर के रिमोट से। रात हो चुकी थी। रुद्र और उसकी टीम सोफे पर पस्त होकर बैठी थी। सविता जी किचन से चाय लेकर आईं। लो बच्चों, चाय पी लो, आज बहुत काम किया तुम लोगों ने। रुद्र ने चाय की चुस्की ली। माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर बन सकती हो। लेकिन जब रुद्र सोने गया तो उसे अपनी जेब में एक कंपन महसूस हुई। वो टेक्नो असुर से लाया हुआ पापा का पेन था, जो रमेश्वर ने विलेन बनकर इस्तेमाल किया था। पेन चमक रहा था। रुद्र ने उसे खोला, उसमें से एक होलोग्राम निकला। ये संदेश था। ये संदेश देने वाला कोई और नहीं, रुद्र के दादाजी थे, वही दादाजी जो हिमालय पर थे। दादाजी ने संदेश में कहा, रुद्र, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने भस्मासुर की चाबी को एक्टिवेट कर दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो चाबी सिर्फ चाबी नहीं है, वो एक नक्शा भी है। उसे स्कूल की लाइब्रेरी के नीचे ले जाओ। वहाँ एक गुप्त दरवाज़ा है जो मैंने 50 साल पहले बंद किया था। उसे खोलो, इससे पहले कि असुर सम्राट वहाँ पहुँचे। रुद्र कुटकर बैठ गया। दादाजी, गुप्त दरवाज़ा? मतलब ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ? रुद्र ने खिड़की से बाहर स्कूल की तरफ देखा। रात के अंधेरे में स्कूल की लाइब्रेरी के ऊपर एक लाल रंग का तारा चमक रहा था। खतरा टला नहीं था, वो बस इंतजार कर रहा था। क्या रुद्र लाइब्रेरी के नीचे छिपे राज को खोज पाएगा? और दादाजी ने वहाँ क्या छुपाया था? रात के 2 बज रहे थे। शहर सोया हुआ था, लेकिन रुद्र की आंखों में नींद नहीं थी, जो कि बहुत ही दुर्लभ बात थी। दादाजी का संदेश साफ था। लाइब्रेरी के नीचे एक गुप्त दरवाज़ा है, उसे खोलो। रुद्र ने अपने दोस्तों को ग्रुप कॉल पर लिया। रिया, विक्रम, जोरावर, स्कूल की गेट पर मिलो, और हाँ, टॉर्च लेकर आना। नागेश की आंखों से ज्यादा रोशनी नहीं होती। आधे घंटे बाद टीम दिव्य शक्ति गुरुकुल के पीछे वाले गेट पर जमा थी।
स्कूल रात में किसी डरावने किले जैसा लग रहा था। विक्रम के दांत किटकिटा रहे थे। रुद्र भाई, क्या हम सुबह नहीं जा सकते? रात को स्कूल में भूत प्रेत क्लास लेते हैं। रुद्र ने गेट का ताला देखा। विक्रम, अगर हम सुबह गए तो हिडिंबा मैम हमें पकड़ लेंगी और मुझे दोबारा मुर्गा नहीं बनना। रुद्र ने ताले पर उंगली रखी। क्लिक, ताला खुल गया। रुद्र के लिए ताले खोलना चिप्स का पैकेट खोलने से भी आसान था। वे दबे पांव अंदर घुसे। लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए उन्हें कॉरिडोर में अजीब परछाइयां दिखाई दीं। नागेश, जो रुद्र की जेब में था, फुसफुसाया, स्वामी सावधान, यहाँ रात्रि रक्षक घूम रहे हैं। ये इंसान नहीं बल्कि पत्थर के गारगोयल्स हैं जो रात को जिंदा हो जाते हैं। जैसे ही नागेश ने कहा, एक पत्थर का गारगोयल जो खंभे पर बैठा था ने अपनी लाल आंखें खोली। उसने नीचे देखा और पत्थर की आवाज में गरजा, कौन है वहां? आई कार्ड दिखाओ। रिया ने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की। रुद्र ने उसे रोका। शोर मत मचाओ। रुद्र ने अपनी जेब से एक सफेद कबूतर, कागज का बना हुआ, निकाला और उसे गारगोयल की तरफ उड़ा दिया। गारगोयल ने कबूतर को पकड़ा। कबूतर पर एक नोट लिखा था, पीछे देखो तुम्हारा बॉस आ रहा है। गारगोयल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। बॉस? कहाँ? इतने में रुद्र और उसकी टीम उसके नीचे से रफू चक्कर हो गए। गारगोयल पीछे देखता रह गया। धोखा, इंसानी बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं। सीन बेसमेंट 13, पुस्तकालय। वे वापस उसी डरावनी लाइब्रेरी में पहुंचे जहां किताबें उड़ती थीं। इस बार पंडित उल्लू नाथ अपनी मेज पर सो रहे थे। उनके खर्राटों से पन्ने उड़ रहे थे। खर्र फड़फड़। रुद्र ने इशारा किया, आवाज मत करना, अगर उल्लू जागा तो फिर से पहेलियां पूछेगा। वे काले खंड के भी पीछे गए। वहां एक दीवार थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। रुद्र ने अपनी जेब से वो चंद्रमा का हार निकाला जो चाबी था। चंद्रमा का हार नीला चमकने लगा। रुद्र ने हार को दीवार के पास रखा। दीवार पर एक जादुई चक्र बना और दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। घर्र। दीवार के पीछे एक सीढ़ी थी जो और नीचे जा रही थी। ये बेसमेंट 14 था, वो जगह जिसका जिक्र स्कूल के नक्शे में भी नहीं था। वे नीचे उतरे। वहां एक विशालकाय लोहे का दरवाजा था। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, कोई की होल नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा चेहरा बना हुआ था। चेहरा रुद्र के दादाजी जैसा लग रहा था, लेकिन पत्थर का। जैसे ही वे पास आए, पत्थर के चेहरे की आंखें खुली। उसने मुंह खोला और एक बहुत ही भारी और मजाकिया आवाज में बोला, स्वागत है पोते, बहुत देर कर दी, क्या ट्रैफिक मिला था? रुद्र चौंक गया। दादाजी, आप इस दरवाजे में हैं? पत्थर का चेहरा, नहीं बेवकूफ, मैं तो हिमालय पर हूँ। ये मेरा AI अवतार है, मैंने इसे 50 साल पहले सेट किया था। विक्रम आगे बढ़ा। नमस्ते दादाजी, मैं रुद्र का दोस्त हूँ, क्या हम अंदर जा सकते हैं? दरवाजे ने विक्रम को घूरा। अंदर जाना है तो तुम्हें पासवर्ड बताना होगा। रिया, पासवर्ड? क्या पासवर्ड है? खुल जा सिमसिम। दरवाजा, गलत, वो अली बाबा का था, मेरा नहीं। रुद्र ने सोचा, दादाजी आपने मुझे कोई पासवर्ड नहीं बताया। दरवाजा हंसा। पासवर्ड कोई शब्द नहीं रुद्र, पासवर्ड एक सच है, एक ऐसा सच जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। याद करो, जब तुम 5 साल के थे तो तुमने मेरे कुर्ते पर क्या गिराया था? रुद्र का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रिया और छाया, जो चुपके से पीछे आ रही थीं, ने रुद्र को देखा। क्या गिराया था? रुद्र, दादाजी ये चीटिंग है, सबके सामने बेइज्जती मत करो। दरवाजा, पासवर्ड बताओ वरना दरवाजा नहीं खुलेगा, और अगर 1 मिनट में नहीं बताया तो मैं अलार्म बजा दूंगा। रुद्र ने इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैंने आपके कुर्ते पर आम रस गिराया था और इल्जाम बिल्ली पर लगा दिया था। दरवाजा जोर जोर से हंसने लगा। सही जवाब, और वो बिल्ली भी नहीं थी, वो तुम्हारा ही खिलौना था, तुम बचपन से ही ड्रामेबाज हो। क्लिक, दरवाजा खुल गया। रिया और विक्रम हंस रहे थे। आमरस और बिल्ली? रुद्र ने उन्हें घूरा। एक शब्द भी बोला तो मैं यहीं छोड़ जाऊंगा। सीन गुप्त कक्ष। वे अंदर दाखिल हुए। ये कमरा किसी म्यूजियम जैसा था। यहाँ कांच के बक्से रखे थे जिनमें अजीबोगरीब चीजें थीं। एक बक्से में अदृश्य होने वाला कपड़ा था, दूसरे में उड़ने वाली चप्पल थी। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पत्थर के चबूतरे पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रुद्र उसके पास गया। किताब का शीर्षक था अमर राजा की नियति, द डेस्टिनी ऑफ द इमॉर्टल किंग। रुद्र ने किताब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अंधेरे कोने से एक आवाज आई, रुक जाओ रुद्र,
वो किताब तुम्हारे लिए नहीं है। सबने चौंक कर पीछे देखा। कोने में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने स्कूल के सफाई कर्मचारी वाली ड्रेस पहनी थी। उसके हाथ में झाड़ू थी। रुद्र ने उसे देखा। रामू काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रामू काका, जो हमेशा स्कूल में पोंछा लगाते दिखते थे, सीधे खड़े हो गए। उनकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई। उनकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। उन्होंने अपनी झाड़ू को जमीन पर मारा। झाड़ू एक सुनहरे त्रिशूल में बदल गई। रामू काका ने भारी आवाज में कहा, मैं रामू नहीं हूँ। मैं इस गुप्त कक्ष का रक्षक हूँ। मेरा नाम है महाबली। मैं पिछले 20 साल से सफाई वाला बनकर इस किताब की रक्षा कर रहा हूँ। विक्रम का मुंह खुला रह गया। रामू काका महाबली हैं? मैंने इनसे कल ही 10 रुपए उधार लिए थे। महाबली ने रुद्र की तरफ त्रिशूल किया। रुद्र, तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि जब तुम आओगे तो मुझे तुम्हारी योग्यता परखनी होगी। ये किताब सिर्फ उसे मिल सकती है जो शक्ति का नहीं, संयम का स्वामी हो। रुद्र ने कहा, अंकल, मेरे पास बहुत संयम है। मैं नूडल्स बनने के लिए 2 मिनट इंतजार कर सकता हूँ। महाबली मुस्कुराई नहीं। परीक्षा ये है कि तुम्हें ये त्रिशूल मुझसे छीनना होगा, लेकिन बिना अपनी जगह से हिले और बिना जादू का इस्तेमाल किए। रिया, बिना हिले, बिना जादू के, ये कैसे संभव है? महाबली ने त्रिशूल घुमाया। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। अगर तुम असफल रहे तो ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रुद्र वहीं खड़ा रहा। वो सोच रहा था, बिना हिले, बिना जादू के, मतलब सिर्फ दिमाग का खेल है। रुद्र ने अपनी जेब से टींगू, जो 3 सिर वाला पिल्ला था, निकाला। रुद्र ने टींगू के कान में कुछ फुसफुसाया। टींगू अपनी पूंछ हिलाता हुआ महाबली की तरफ दौड़ा। महाबली तैयार थे। जानवर का हमला, मैं इसे रोक लूंगा। लेकिन टींगू ने हमला नहीं किया। टींगू महाबली के पैरों के पास गया और प्यार से लौटने लगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी पपी आइज से महाबली को देखा। कूं कूं। महाबली, जो एक सख्त रक्षक थे, पिघल गए। ओह, कितना प्यारा पिल्ला है। अरे, इसके 3 सिर हैं, तीनों प्यारे हैं। महाबली ने अपना त्रिशूल एक हाथ से ढीला छोड़ा और टींगू को सहलाने के लिए नीचे झुके। बस यही मौका था। रुद्र ने अपनी जेब से शेरू को इशारा किया। शेरू, जो अदृश्य होने की कला सीख रहा था, चुपके से पीछे गया और उसने महाबली के हाथ से त्रिशूल खींच लिया। महाबली ने देखा कि हाथ खाली है। क्या, मेरा त्रिशूल? रुद्र ने अपनी जगह से हिले बिना कहा, अंकल, मैंने नियम नहीं तोड़ा, मैं नहीं हिला, मेरा जादू नहीं चला, ये तो बस पालतू पेटों का प्यार था। महाबली हंस पड़े। अद्भुत, तुम्हारे दादाजी सही कहते थे, तुम ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ते हो, तुम योग्य हो। महाबली ने रास्ता छोड़ दिया। रुद्र उस सुनहरी किताब के पास गया। उसने किताब खोली, लेकिन किताब के अंदर पन्ने खाली थे। सिर्फ पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, असली दुश्मन असुर सम्राट नहीं है, असली दुश्मन वो है जो समय को खा रहा है। ढूंढो उसे जो 12 बजे भी 12 नहीं बजने देता। रुद्र ने सिर खुजाया। समय खाने वाला? 12 बजे? ये क्या पहेली है? तभी पूरी लाइब्रेरी हिलने लगी। ऊपर से धमाकों की आवाजें आने लगी। बूम बूम। रिया ने ऊपर देखा। रुद्र, स्कूल पर हमला हो रहा है। इस बार कोई और आया है। रुद्र ने किताब बंद की और जेब में रखी। चलो, लगता है समय खाने वाले ने डिनर शुरू कर दिया है। जब वे ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि स्कूल के ऊपर आसमान में एक बड़ी घड़ी लटकी है और उस घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही हैं। वक्त पीछे जा रहा था। क्या रुद्र इस टाइम ईटर विलन को रोक पाएगा? और अगर वक्त पीछे चला गया तो क्या रुद्र को फिर से पीटीएम झेलनी पड़ेगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।